यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। बच्चों, सीए फाइनल जिनके भी एग्जाम सितंबर 25 में हैं, ये लेक्चर अमेंडमेंट्स लेक्चर है। बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम वो सारे अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर सितंबर 25 एग्जामिनेशन वो सब कवर करने वाले हैं। अच्छा, अब सर सबसे पहली बात, सर आपके लिए अमेंडमेंट्स कौन से एप्लीकेबल है, किस डेट तक के अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है, वैसे आपको आइडिया है, पर फिर भी बता देता हूं मैं आपको। एंड हमने वो सारे अमेंडमेंट जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो इस लेक्चर के अंदर कवर किए। ओके सर, 6 months prior to the month of the exams, it is the policy of the ICI कि 6 month prior to the month of the examination जितने भी अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे वो सारे अमेंडमेंट आपके लिए एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट रहेंगे। तो अगर हम बात करें सितंबर एग्जाम्स के लिए, तो मालिक फॉर सितंबर 25 all amendments which are made effective till 28th of February 2025 are relevant for your exams. ओके मालिक। अब सर आपने जो लेक्चर्स लिए होंगे, जो आप या आपके पास कोई बुक्स अगर है, तो मोस्टली उसमें आपने अमेंडमेंट्स कवर किए होंगे मई 25 वाले एग्जाम्स तक के लिए, जिसमें 31 अक्टूबर 2024 तक के अमेंडमेंट्स कवर किए होंगे। क्लियर? तो सर आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेन बुक की बात करें तो 29th एडिशन है, या आपके पास अगर समरी बुक है तो सर 11th एडिशन होगा। तो मालिक आप लोगों को जो आपने अमेंडमेंट्स कवर किए या आपने उससे पुराने बैचेस लिए थे, तो आपने मोस्टली मई 25 तक के अमेंडमेंट जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पर, वहां से अमेंडमेंट देख लिए होंगे। एंड आपने ऑलरेडी 31 अक्टूबर 2024 तक के अमेंडमेंट्स पढ़े हुए हैं। नाउ पॉइंट इज दैट इन दोनों डेट के बीच में जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुए हैं, इफेक्टिव हुए हैं, आर रिलेवेंट फॉर एग्जाम्स। इसलिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम 1 नवंबर 24 से लेकर 28 फरवरी 2025 के बीच में जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए हैं सर, वो सब हम कवर करने वाले हैं बेटा। ओके, क्लियर? भले वो नोटिफिकेशन के थ्रू हुए हो या कुछ सर्कुलर के थ्रू क्लेरिफिकेशन आए, वो सारे हम इस लेक्चर के अंदर अमेंडमेंट कवर करने वाले हैं। या हो सकता है वो फाइनेंस एक्ट 24 वाले अमेंडमेंट्स हो, फाइनेंस एक्ट 2024 वाले अमेंडमेंट्स हो जो एप्लीकेबल इन दो डेट के बीच में हुए, वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो सर सबसे पहला क्या क्या हम कवर करेंगे इसके अंदर? फाइनेंस एक्ट 2024 के थ्रू जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुए वो, प्लस जितने भी नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स इशू हुए हैं सर बिटवीन दीज टू डेट्स, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे एंड विच आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके बच्चों। अच्छा, अब सर ये अमेंडमेंट जो आप पढ़ा रहे हो, ये कहां से पढ़ा रहे हो, इसके अमेंडमेंट नोट्स का क्या होगा? तो सर हम जैसे हर बार करते हैं वैसे ही आपके पास अगर अपनी मेन बुक है, जो कॉन्सेप्ट लर्निंग बुक है अपनी, वो है, तो हमने मेन बुक के जितने भी पेजेस पे अमेंडमेंट थे वो सारे पेज स्कैन करके अपनी वेबसाइट ymconcepts.com के फ्री रिसोर्सेज में अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। प्लस अगर आपके पास समरी बुक है और सर आपको अभी सितंबर 25 के लिए अमेंडमेंट्स देखने हैं, तो सर वही सर समरी बुक के जिस जिस पेज पे अमेंडमेंट था वो सारे पेजेस को हमने स्कैन करके अपलोड कर दिया है। एंड सर वो सारे पेजेस आप देख सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो एंड सर फ्री रिसोर्सेज में आपको ये पेजेस मिल जाएंगे। अच्छा, अब आप नंबर ऑफ पेज देखेंगे इन फाइल्स में तो आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे सर, पर एक्चुअली अगर पूरे पेज पर एक वर्ड भी अगर चेंज हुआ है तो हमने पूरा पेज स्कैन किया है बेटा। सर रीजन बिंग, आपकी जो आपके पास एग्जिस्टिंग बुक है, आपको ये ढूंढना नहीं पड़े कि वो अमेंडमेंट हमको कहां इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे किसी सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ तो सर उस सेक्शन का इफेक्ट कहां कहां आ रहा है, वो जहां जहां इफेक्ट आया है वो सारे इफेक्ट हमने उस बुक के अंदर जहां जहां आए वो आपको पेजेस स्कैन करके और आपको दिया है बेटा। तो सर नंबर ऑफ पेजेस दिखने में इसको बहुत ज्यादा दिखेंगे, पर पता है क्या होगा? इट विल गिव यू लार्ज आपको एक इमेंस प्लेजर मिलेगा और एक कंफर्ट मिलेगा व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दिस अमेंडमेंट इन योर एग्जिस्टिंग बुक। क्लियर? तो आपको सर कोई हेडेक नहीं आएगा अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बुक है, उसके अंदर अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट किया, बात खत्म। और अगर मान लो आपने ये लेक्चर्स सर आपने मेरे से लेक्चर नहीं लिए, बुक नहीं लिया, कोई और आपने बुक रेफर किया है, कोई और अगर आपने लेक्चर रेफर किया है, तो भी आप ये अमेंडमेंट लेक्चर आराम से देख पाएंगे। ये अमेंडमेंट नोट्स के अंदर आपको क्लियरली पता पड़ेगा कि कौन से सेक्शन, कौन से रूल, कौन से चैप्टर, कौन से टॉपिक में अमेंडमेंट हुआ है। इससे आपको बहुत कंफर्ट रहेगा वाइल रीडिंग ऑल दीज अमेंडमेंट्स, और आपको आपकी जो भी बुक आपके पास में है उसमें अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट करने में बहुत इजी रहेगा।
क्लियर? तो सरकार चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं जो ये अमेंडमेंट लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपकी जो मेन बुक है कॉन्सेप्ट लर्निंग बुक, उसके जिन जिन पेज पे अमेंडमेंट था वो सारा हमने स्कैन करके यहाँ निकाल दिया बाहर, और उससे मैं आपको सारा अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूँ। बहुत इजीली कवर हो जाएंगे, कोई टफ नहीं है। नंबर ऑफ पेज दिखने में ज्यादा दिखेंगे आपको, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, हमने पूरे पूरे पेज स्कैन करके अपलोड किए बेटा, इसलिए। ओके तो सर, और इससे फायदा क्या है, आपके पास कोई भी बुक हो सर, उस टॉपिक के अंदर कहां अमेंडमेंट हुआ आपकी एग्जिस्टिंग बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट करना विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस। आइए बच्चों शुरू करते हैं क्या हमारा अमेंडमेंट लेक्चर। ये हमारी मेन बुक के वॉल्यूम 1 के सर जिन जिन पेज पे अमेंडमेंट था वो सब पेजेस मैंने स्कैन करके अपलोड किए। और हाँ सर, मैंने इस बुक में जहां जहां अमेंडमेंट है वहां पर ए मार्किंग करी है, ए फॉर, हाँ भाई एप्पल नहीं, हाँ जी, सीए फाइल में क्या होता है, ए फॉर अमेंडमेंट। ओके चलिए मालिक सर, तो सर सबसे पहली बात, हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सर 9(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड 5(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमने पढ़ा है क्या, दारू पे जीएसटी नहीं लगता है बेटा, हाँ है ना भाई। एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी। अब सर होता क्या था, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो रॉ मटेरियल काम आता था, इनपुट, जो प्राइमरी इनपुट है वो था अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल। सर क्या बोलते हैं उसको, ENA। ENA मतलब एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, ये इनपुट है, या रेक्टिफाइड स्पिरिट जिसको बोलते हैं बेटा, विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब साहब दारू बनाने पे, दारू के सेल करने पर जीएसटी नहीं है, उस पर पुराने लॉज जो स्टेट एक्साइज और वेट लगते थे वो अभी भी लगते हैं, पर उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है उस पर जीएसटी लगता था बेटा। तो क्या हो रहा है, आपके आउटपुट सप्लाई पर, आपके आउटपुट सप्लाई पर, आउटवर्ड सप्लाईज पर जीएसटी नहीं है, इनवर्ड सप्लाई पे जीएसटी है, तो आपको 10 का क्रेडिट नहीं मिलता था, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है बेटा। बट एट द सेम टाइम आप सोचिए सर, उसकी कॉस्टिंग कितनी बढ़ जाती होगी, उसकी कंप्लायंस कॉस्ट कितनी बढ़ती होगी, एंड सर उसके आउटवर्ड सप्लाईज पर वेट लग रहा है, आउटवर्ड सप्लाईज पर स्टेट एक्साइज लग रहा है, और इनपुट पे जीएसटी लग रहा है, तो सर इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन का उसको फायदा नहीं मिलता था, इसलिए बेवड़ों को फायदा दिया और बोल दिया क्या, एल्कोहल लिकर जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो सप्लाई करते हैं, सर उन लोगों को बोल दिया क्या, तुम्हारे लिए जो इनपुट काम आ रहा है क्या, डीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसको अब हमने जीएसटी के स्कोप से बाहर कर दिया है। एंड सर अलोंग विद एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस इनपुट पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज ऑल्सो नॉट लेवेबल टू जीएसटी नाउ, इट इज ऑल्सो नॉन टैक्सेबल सप्लाई नाउ, हाँ है ना भाई। तो क्या होगा, अब इन इनपुट्स पर अगेन स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाएगी, वेट लगाएगी, और वेट अगर लगाएगी तो दारू बेचने पर जो वेट लगता है, दारू बनाने पे जो वेट लगता है सर, उस वेट के अगेंस्ट उस इनपुट पे जो वेट पे किया उसका क्रेडिट मिल जाएगा, सो दैट थोड़ा रिलीफ मिलेगा दारू, सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन लोगों को बेटा, उसकी कॉस्टिंग में। तो सर बेवड़ों के लिए दारू हो सकता थोड़ी बहुत सस्ती हो जाए इफ एनी। क्लियर सर, तो पॉइंट ये है, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन it was excluded from the levy of GST. Now along with that, undenatured extra neutral alcohol or rectified spirit which is used for manufacture of alcohol liquor for human consumption is also excluded from the levy of GST, और सर इसको भी GST के लेविबिलिटी से बाहर कर दिया। फर्स्ट अमेंडमेंट खत्म होता है अब। आइए बच्चों, सर टफ था क्या, नहीं, मैंने बताया ना सर अमेंडमेंट टफ नहीं होते, मस्त होते हैं सर, इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए पॉइंट्स आते हैं। अब अगेन सर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कुछ को इंश्योरेंस सेक्टर में और री इंश्योरेंस सेक्टर में सर एक टेक्निकल इश्यू आ रहा था, एक जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी को लेकर दिक्कत आ रही थी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने शेड्यूल 3, भाई साहब शेड्यूल 3 याद है क्या, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसके शेड्यूल 3 में पैरा नंबर 9 और पैरा नंबर 10 ऐड कर दिया है। अब सर पहले मैं आपको यहां पढ़ाने से पहले पैरा नंबर 9 और 10 का मीनिंग क्या पहले बता दूं मैं आपको बेटा, उसके बाद यहां से पढ़ेंगे तो यू विल गेट कंफर्ट। आइए पैरा नंबर 9 शेड्यूल नंबर 3, सर को इंश्योरेंस अरेंजमेंट। अब क्या होता है बेटा, को इंश्योरेंस अरेंजमेंट में क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है बेटा कि दो इंश्योरेंस कंपनीज, दो इंश्योरेंस मिलके एक कोई कंपनी का या किसी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस कर रहे हैं बेटा, दो जने मिलके कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, एक होता है लीड इंश्योरर जो लीड लेके काम कर रहा है, जो मेन आदमी है साहब, और एक है क्या, को इंश्योरर बेटा। अब सिंपल सी बात यह है कि मालिक, जैसे मान लो कोई इंश्योर्ड पर्सन है बेटा,
कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है साहब, आईपीएल का इवेंट हो रहा है, अब उसको एक ही पर्सन ने, एक ही कंपनी ने अगर उस आईपीएल के इवेंट को इंश्योर कर दिया, तो साहब अगर मान लो उस इवेंट के अंदर कुछ ऐसा हो गया जिससे बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी जिसने इंश्योरेंस किया है सर खत्म हो जाएगी सर। इतना बड़ा लॉस को वो अकेली कंपनी सहन नहीं कर पाती यार, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, रिस्क शेयर हो जाए, इसलिए दो जने मिलकर इंश्योरेंस कर लेते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट का कैपेसिटी मेरा नहीं है, दोनों मिलकर कर लेते साहब। अब मान लीजिए सर बजाज इंश्योरेंस एक लीड इंश्योरर है बेटा उस कोर इंश्योरेंस अरेंजमेंट में, बेटा बजाज इंश्योरेंस एक लीड इंश्योरर है और सर एचडीएफसी अर्गो उसके साथ में को इंश्योरर है बेटा। अब मालिक क्या हुआ सर, उस इवेंट का जो इंश्योरेंस किया उसका प्रीमियम था 10 करोड़ रुपए, प्रीमियम 10 करोड़। अब सर होता है क्या है, ये प्रीमियम दोनों का रेवेन्यू बेटा, लीड इंश्योरर का भी है और को इंश्योरर का भी बेटा, हाँ है ना भाई। पर टेक्निकली हो क्या रहा था, ट्रांजैक्शन कैसे मूव होता है बेटा इसके अंदर, जो इंश्योर्ड पर्सन है वो प्रीमियम का अमाउंट पूरा 10 करोड़ देता है किसको, लीड इंश्योरर को, और फिर लीड इंश्योरर क्या करता है उसमें से को इंश्योरर का अमाउंट अपोर्शन करता है एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन लीड इंश्योरर एंड को इंश्योरर। मान लो 60-40 का रेशियो है, 40% रेवेन्यू किसका होगा, को इंश्योरर का होगा। तो सर क्या किया, उस 10 करोड़ में से 4 करोड़ रुपए लीड इंश्योरर ने को इंश्योरर को पास ऑन किए बेटा। अब सिंपल सी बात समझना सर, अगर ये लीड इंश्योरर पूरे 10 करोड़ पे जीएसटी पे कर रहा है, मतलब पूरे प्रीमियम के अमाउंट पे जीएसटी लग गया बेटा। अब सर को इंश्योरर जो 4 करोड़ रुपए चार्ज कर रहा है किससे, लीड इंश्योरर से, उस पर अगर जीएसटी गवर्नमेंट ने लगा भी दिया तो इसका आईटीसी टेक्निकली लीड इंश्योरर को मिल जाएगा बेटा, हाँ है ना सर। 4 करोड़ रुपए जो को इंश्योरर ने चार्ज किया किससे, लीड इंश्योरर से, इस 4 करोड़ रुपए जीएसटी लगा भी दे तो भी इसका रेवेन्यू जो है सर गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये 4 करोड़ एक तरह से इनवर्ट सप्लाई हो जाएगी किसके लिए, लीड इंश्योरर के लिए, और सर इस पे जीएसटी पे भी करा देंगे तो एडिशनल रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलने वाले नहीं है, अननेसेसरी कंप्लायंस कॉस्ट ही बढ़ने वाली है सर। सो इस इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, ये 4 करोड़ पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ लेवी ऑफ एनी जीएसटी ऑन दिस रुपीज 4 करोड़, क्योंकि एक तरह से अपॉर्चमेंट ही तो हो रहा है यार, हाँ है ना। बस कंडीशन क्या है, वो जो लीड इंश्योरर ने टोटल प्रीमियम लिया है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रीमियम 10 करोड़, उस पे जीएसटी लग जाना चाहिए साहब, उस पे जीएसटी हो गया, काम खत्म सर, हाँ है ना भाई। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, 10 करोड़ पे गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए, वो मिल गया बेटा। तो सर इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर को इंश्योरेंस अरेंजमेंट में सर इंश्योरेंस कंपनी जो 4 करोड़ पे टैक्स नहीं पे कर रही थी, उनको ये लगता था कि ये तो अपॉर्चुनिटी ही तो कर रहे हैं हम, क्योंकि ऑल्दो 10 करोड़ पे हम जीएसटी पे कर चुके हैं, 4 करोड़ पे जीएसटी लगाने से कोई सेंस बनता नहीं है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस इंडस्ट्री की बात को समझा एंड सर इंडस्ट्री को समझते हुए गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है यार, ये 4 करोड़ पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, और इसको शेड्यूल 3 पैरा नंबर 9 के फॉर्म में इंसर्ट कर दिया। भारत माता की जय। आई थिंक मजा आ गया बेटा पॉइंट में। अब पढ़ो सर, अब पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा सर। दिमाग में क्या रखने का, किस चीज पे जीएसटी नहीं है, 4 करोड़ पे जीएसटी नहीं है, किस पे जीएसटी नहीं मालिक, 4 CR को दिमाग में रखना। अब पढ़ना, एक एक वर्ड समझ में आएगा मेरी गारंटी है। एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ द को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द लीड इंश्योरर टू द को इंश्योरर फॉर द इंश्योरेंस सर्विसेज which are jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured in co-insurance agreement. Subject to the condition, condition क्या है, that the lead insurer pays GST on the entire amount of premium paid by the insured। उसने अगर पूरे 10 CR पे GST पे किया तो ये अपॉर्चनमेंट जो आप कर रहे हो 4 करोड़, सर इस 4 करोड़ पे GST पे करने की जरूरत नहीं, खत्म। कितना इजी बेटा, डायरेक्ट अगर आप पॉइंट नंबर 9 पढ़ते हैं मजा नहीं आता सर, इसलिए हर एक चीज को प्रैक्टिकली पहले समझिए, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को समझिए, उसके बाद पॉइंट पढ़िए। आइए सर, इस तरह से हमने पूरा, सर ध्यान देना, जिस तरह से हम पूरा सारे सर चैप्टर सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़िए, क्योंकि जीएसटी इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, नॉट द थ्योरी सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, मार्केट ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन, फर्स्ट लर्न द ट्रांजैक्शन देन लर्न द जीएसटी, आराम से समझ में आएगा सर। आइए बच्चों, सर अब पॉइंट नंबर 10, एंट्री नंबर 10 पढ़ने से पहले अगेन मैं यहां बता देता हूं आपको, मैंने लिखा है आपके लिए सर, क्या लिखा है मालिक, देखना ध्यान से। ओके सर, उसके बाद में आप लोग प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस पॉइंट सो दैट आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको, या इस अमेंडमेंट नोट जो है उसके अंदर आप इसको मार्किंग कर लेना, लिख देना वहां पे, सो दैट आपको बाद में रिवीजन के टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी, इजीली आपका रिवाइज हो जाएगा। आइए मालिक,
सर शेड्यूल नंबर 3 पैरा नंबर 10 ऐड किया रिगार्डिंग री इंश्योरेंस सेक्टर बेटा, दिस इज रिगार्डिंग री इंश्योरेंस अरेंजमेंट। अब सुनना मेरी बात को शिद्दत से। मान लो सर अदानी जी ने अपनी किसी कंपनी के स्टॉक का इंश्योरेंस कराया साहब, और स्टॉक का इंश्योरेंस था 100 करोड़ रुपए का, 100 CR, हाँ है ना। या चलो सर इंडिगो एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस ने सर अपने एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस कराया। भाई जब से वो एयर इंडिया वाला कांड हुआ है दिल दहल जाता है सर, वो सुन के भी समझ के भी, और एकदम इमेजिन करते ही दिमाग खराब। तो सर इंडिगो एयरलाइंस ने क्या किया, अपने सारे एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस कराया सर, किससे, बजाज इंश्योरेंस से सर, हाँ है ना भाई। कितने का, 100 करोड़ का, 100 करोड़ के स्टॉक का, स्टॉक मतलब एयरक्राफ्ट, उसका इंश्योरेंस कराया सर इंडिगो एयरलाइंस ने, किससे, बजाज इंश्योरेंस से। और सर उसके लिए प्रीमियम पे किया कितना, 100 करोड़, सॉरी 10 करोड़। अब 10 करोड़ इज द प्रीमियम ऑन विच जीएसटी वाज पेड। अब समझने की कोशिश करना बेटा ध्यान से। मालिक बजाज इंश्योरेंस ने बोला साहब मेरे से तो ना हो पाएगा, मैं ऑलरेडी इतना रिस्क में हूं कि सर मैं ये 100 करोड़ का रिस्क और बेयर नहीं कर सकता। उसने जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बात करी, उसने जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बात करी और बोला साहब ये 100 करोड़ का मैंने इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया एक तरह से, पर ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, आप री इंश्योरेंस कर दो सर इसका। ठीक है मालिक। अब सर ऐसे केस में जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया साहब, बोला ठीक है ये इंश्योरेंस मैं कर लेता हूं अंडर द री इंश्योरेंस अरेंजमेंट, और सर 10 करोड़ का प्रीमियम जो है वो आप मेरे को दे देना, मैं 100 करोड़ का सर जो स्टॉक है उसका इंश्योरेंस कर दूंगा, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत है साहब, अपनी कैपेसिटी बहुत है। तो उसने कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए सर री इंश्योरेंस कर लिया 100 करोड़ के स्टॉक का। अब सर क्वेश्चन आता है क्या, बजाज इंश्योरेंस बोलता है साहब बिजनेस तो मैं लेके आया, पूरा प्रीमियम आपको दे दूंगा, मेरे को क्या बचेगा साहब। तो सर जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि ठीक है ना भाई, तू 1 करोड़ रुपए कमीशन रख लेना अपना, 1 CR कमीशन, एक 1 CR हो सकता है 2 CR डिपेंडिंग ऑन योर देयर अरेंजमेंट बिटवीन देम। अब मालिक 1 CR का कमीशन रखा है किसने, बजाज इंश्योरेंस ने, क्लियर। अब सर 1 करोड़ का जो कमीशन है वो उसने काट के रिमेनिंग 9 करोड़ रुपए जनरल इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिए सर, हाँ है ना भाई। तो सर हुआ क्या इसके अंदर देखना ध्यान से, अल्टीमेटली ग्रॉस प्रीमियम था कितना, 10 CR, उसमें से कमीशन जिसको सीडिंग कमीशन भी बोलते हैं, री इंश्योरेंस कमीशन भी बोलते हैं, कितना 1 CR सर। तो नेट करके 9 CR पे कर दिया बजाज इंश्योरेंस ने, किसको, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को। नाउ क्वेश्चन कम्स, अगर पूरे 10 करोड़ पे जीएसटी पे कर दिया है, अगर पूरे 10 करोड़ के प्रीमियम के अमाउंट पे जीएसटी पे हो गया है, तो क्या ये 1 करोड़ का जो कमीशन का अमाउंट था इस पे जीएसटी पे करने का कोई फायदा है क्या सर। अगर बजाज इंश्योरेंस ने जो बिल लिखा है 1 CR का अपने कमीशन का, किसको, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, इस पे अगर जीएसटी लगा भी दे तो भी उसका पूरा का पूरा आईटीसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मिलने वाला है, अननेसेसरी गवर्नमेंट को कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू नहीं होने वाला है। पर इस सेक्टर के अंदर ये 1 CR पे लोग टैक्स पे करते ही नहीं थे, तो अननेसेसरी इनमें बहुत सारे नोटिसेस इश्यू हो गए, जिसकी वजह से अगेन इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही सर टेंशन में आ गया। इन्होंने रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट को कि सर गवर्नमेंट आप हमसे इस 1 करोड़ पे टैक्स ले भी लोगे तो भी यार आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं मिलने वाला है, ये कमीशन के अमाउंट पे ऑलरेडी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि हमने 10 करोड़ के एंटायर जो ग्रॉस अमाउंट था उस पर जीएसटी पे कर दिया है। और ये हमारा री इंश्योरेंस अरेंजमेंट इस तरह का होता है कि जब ग्रॉस अमाउंट पे प्रीमियम पे टैक्स लग गया है तो उसमें बीच में जो हमने कमीशन रखा है उस पर जीएसटी लगाने से क्या फायदा। इसलिए गवर्नमेंट ने अगेन इनकी बात सुनी और शेड्यूल नंबर 3 पैरा नंबर 10 इंसर्ट कर दिया और बोल दिया क्या, देयर इज नो पॉइंट ऑफ चार्जिंग जीएसटी ऑन सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन ऑफ ₹1 CR। अगर पर अगेन कंडीशन क्या है, 10 करोड़ पे जीएसटी पे हो जाना चाहिए बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। आइए बच्चों अब मेन बुक के अंदर आप पॉइंट पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा बेटा। सर सर्विसेज बाय इंश्योरर टू दी री इंश्योरर, अच्छा इंश्योरर कौन, बजाज, री इंश्योरर कौन, जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेटा, जीआईसी। कौन सी, कमीशन वाली सर्विस बेटा,
services by insurer to the reinsurer for which ceding commission or reinsurance commission is deducted from the reinsurance premium paid by the insurer to the insurer बेटा reinsurer बेटा मतलब 10 करोड़ में से जो 1 करोड़ पे कमीशन काट लिया उसकी बात कर रहे हैं उस 1 करोड़ पे जीएसटी नहीं लगेगा कंडीशन क्या है that the GST is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium सर ग्रॉस reinsurance premium कितना था बेटा 10 CR उस पूरे 10 CR पे हमारे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने जीआईसी ने पूरा 10 करोड़ पे जीएसटी पे कर दिया होना चाहिए सर जीएसटी इज पेड बाय द subject to the condition that GST is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer inclusive of the said commission सेड सेडिंग कमीशन और रीइंश्योरेंस कमीशन बेटा हाँ है ना भाई कुल मिला के 10 करोड़ पे पूरे पे जीएसटी लग गया है तो 1 करोड़ का जो कमीशन उसने डिडक्ट करके हमको नेट पे किया है उस 1 करोड़ पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है देयर इज नो पॉइंट ऑफ चार्जिंग एनी जीएसटी ऑन दैट रुपीज 1 CR हाँ है ना भाई प्लस पता है सर ये दोनों जो हमने शेड्यूल 3 के पॉइंट पढ़े पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 जब से जीएसटी आया था 1 जुलाई 17 से लेकर अब तक सर कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज में सर नोटिस इश्यू हो गए थे डिपार्टमेंट की तरफ से तो सर डिस्प्यूट चल रहा था तो अगेन सर गवर्नमेंट ने क्या किया सर इन सारे इंश्योरेंस कंपनीज को ध्यान में रखते हुए इनके बिजनेस अफेक्ट नहीं हो जाए अननेसेसरी पुराना टैक्स अगर इनसे रिकवरी करेंगे तो विद इंटरेस्ट होगा विद पेनल्टी होगा जबकि सर उनका कोई रिलेवेंस नहीं बनता है यार इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया एक सर्कुलर इश्यू करके कि साहब कोई चिंता वाली बात नहीं है अगर 2017 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 क्योंकि 1 नवंबर 24 से ये पॉइंट इंसर्ट हुए थ्रू फाइनेंस एक्ट 2024 तो सर 31 अक्टूबर 2024 तक अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने इन दोनों चीजों पे टैक्स पे नहीं किया तो अब पे मत करना चलेगा साहब ऑल्दो ये दोनों पॉइंट इंसर्ट कब से हुए 1 नवंबर 24 से पर उससे पहले वाले पीरियड के लिए बोल दिया कि सर जो हो गया सो हो गया एज इज वेरीज बेसिस पे छोड़ दिया अच्छा एज इज वेरीज बेसिस का मतलब है कि जिन इंश्योरेंस कंपनी ने इन पे टैक्स पे कर दिया अब रिफंड लेने मत आना जिन्होंने पे नहीं किया उनसे कुछ नहीं लेंगे हम बेटा जो हो गया सो हो गया जैसा हो गया वैसा हो गया पढ़ो Further, the payment of GST on the activities or transactions specified in para number 9 and 10 above is regularized. एक सर्कुलर इशू करके बोला कि रेगुलराइज कर दिया फॉर द पीरियड बिटवीन 1 जुलाई 17 टू 31 अक्टूबर 24 ऑन एज इज वेरीज बेसिस मतलब जो हो गया सो हो गया जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया उनसे हम नहीं लेंगे जिन्होंने पे कर दिया अब हमसे रिफंड लेने मत आना हाँ है ना भाई डन तो ये पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 दोनों खत्म होते हैं अब क्लियर अच्छा सर ये जो मैंने लिखा है प्लीज ये दोनों पैराग्राफ का आप यू कैन हैव अ क्लिक और अपने नोट्स में आप जरूर अपने वर्किंग नोट में इनको जरूर लिखना सो दैट आपका रिवीजन जब भी करोगे तो विजन तैयार रहेगा और विजन तैयार रहेगा तो आपका रिवीजन अच्छे से होगा बेटा चलिए आगे बढ़े अब हम ओके मालिक चलो सर आइए अगला अमेंडमेंट सर टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विसेज के केस में किसी केस में बेटा सर्विसेज के केस में सर एक अच्छा पॉइंट ऐड हुआ है सर यहां पर पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा टैक्स इनवॉइस का चैप्टर का टॉपिक का पॉइंट टैक्स इनवॉइस सेक्शन नंबर 31 टैक्स इनवॉइस चैप्टर आगे आएगा ये पॉइंट चैप्टर नंबर अपना टैक्स इनवॉइस वाला आएगा तो वापस आएगा तब मैं वापस आपको रिवाइज करा दूंगा पर आपको पता है टाइम ऑफ सप्लाई के साथ में मैंने लिंक किया है टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस तभी टाइम ऑफ सप्लाई आपको अच्छे से समझ में आता है तो वहां पर मैं प्रोविजन बोलता हूं बेटा जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है पहले टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ा रहा पहले टाइम लिमिट टू इश्यू द इनवॉइस पढ़ा रहा मैं उसमें एक पॉइंट ऐड हुआ है जो अब तक नहीं था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है आपको पता है बेटा अब आपको यह भी पता है कि अगर रेसिपिएंट लायबल होता है तो रिवर्स चार्ज में उसको टैक्स तो पे करना ही करना है अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस भी इश्यू करना पड़ता है अच्छा सप्लायर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है तो वो ही इनवॉइस इश्यू कर देगा रेसिपिएंट को ऑल्दो रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर खुद पे इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती है पर जहां पे सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड एंड रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आती है तो रिवर्स चार्ज में टैक्स तो पे करना ही करना है खुद पे इनवॉइस भी इश्यू करना है पर खुद पे इनवॉइस इश्यू करना कितने टाइम में करना है वो टाइम लिमिट कहीं मेंशन नहीं थी अब तक तो वो लॉ में लिख दी कि सर 30 दिन जिस दिन वो गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव हुआ है रेसिपिएंट को
सर जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में खुद लायबल है, अगर सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी तो रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इश्यू करना है कितने दिन में? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अच्छा, गुड्स हो या सर्विस, दोनों के लिए प्रोविजन सेम है। और बोल दिया क्या, रेसिपिएंट जिसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी आती है, अगर सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, जिस दिन वो गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव हुए थे रेसिपिएंट को, जिस दिन गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव हुए थे रेसिपिएंट को, उस दिन अगर सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड था तो रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। क्लियर? एक बात तो मैंने टैक्स इनवॉइस कब इश्यू करना है बता दिया बेटा। अब मैं आ रहा हूं कहां पे? टाइम ऑफ सप्लाई पे बेटा। अब मालिक टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन नंबर 3, जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है, तो उसका इफेक्ट यहां दिया है बेटा। समझना बात को ध्यान से। ये बोल दिया है, पहले प्रोविजन क्या था वो बोलूंगा, फिर अभी नया प्रोविजन क्या वो बोलूंगा। अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम्स के लिए बेटा। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जहां जहां रेसिपिएंट लायबल होता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वहां टाइम ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट के एंगल से देखेंगे, और रेसिपिएंट के एंगल से हमने पढ़ा था सर्विसेज में। अच्छा, गुड्स के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 प्रोविजन है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। सर्विसेज के लिए सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, पहले प्रोविजन था क्या कि सर रेसिपिएंट पे जब जीएसटी की लायबिलिटी, रेसिपिएंट पे जीएसटी की लायबिलिटी आती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर। डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर क्या होता है? वही डेट ऑफ डेबिट इन द बैंक अकाउंट और डेट ऑफ एंट्री रिगार्डिंग पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। हाँ है ना भाई? तो जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस या कोई डॉक्यूमेंट इश्यू किया उसके बदले में, उससे 61st डे या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर, ये पहले भी था अभी भी है। पर अभी एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि अगर रेसिपिएंट इज सपोज्ड टू इश्यू द इनवॉइस ऑन इटसेल्फ अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो ऐसे केस में 61st डे का इंतजार नहीं होगा। ऐसे केस में जिस दिन रेसिपिएंट ने खुद पे इनवॉइस इश्यू कर दिया वो दिन, या जिस दिन रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया वो दिन, व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। तो कंक्लूजन ये है कि सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं, गुड्स में जो पहले था वो प्रोविजन अभी भी वही है। सर 2 केस बना देना, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 में 2 केस बना देना। फर्स्ट, आप चेक कर लेना क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि क्या सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट लायबल है, पर क्या सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय द सप्लायर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। बात खत्म। और अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो रेसिपिएंट विल इश्यू द इनवॉइस ऑन इटसेल्फ, खुद पे इनवॉइस इश्यू करेगा। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट व्हिचएवर इज अर्लियर। खत्म। क्लियर? अच्छा, उसने 30 दिन में बिल इश्यू किया कि नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन इनवॉइस इश्यू किया, हाँ वो दिन, या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर? अब इसने 30 दिन में बिल इश्यू किया हो तो भी अच्छी बात है, नहीं किया हो तो भी अच्छी बात है। जिस दिन इनवॉइस इश्यू किया वो दिन, या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर? 30 दिन में इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए, पर इश्यू किया या नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इनवॉइस इश्यू किया वो दिन, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट इन केस वेयर रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द इनवॉइस। हाँ है ना भाई? क्लियर? वो दिन या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। ओके मालिक? चलो बच्चों। सर अच्छा, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन भी बुक में ऐड किया था, वो भी देख लीजिए बेटा आप लोग। ये मेन बुक है सर। मैंने आपको नंबर ऑफ पेज ज्यादा दिखेंगे बेटा, इसमें अमेंडमेंट ज्यादा नहीं है, चिंता नहीं करने का सर, डरने का नहीं सर। और ज्यादा भी होंगे तो हमें ना यार आपके लिए, चिंता क्या करते हो मालिक। इलस्ट्रेशन नंबर 10A, determine the time of supply from the given information assuming service being supplied is taxable under reverse charge and supplier being unregistered, invoice is required to be issued by the recipient. ओके अच्छा, एग्जाम में ऐसा लड्डू नहीं खिलाएंगे, ले बेटा आकर लड्डू खा ले, ठीक है। ये तो केवल एक इलस्ट्रेशन है, आपको प्रोविजन समझ में आ जाए इसलिए इतना इजी दिया है। क्वेश्चन लिख देंगे सप्लायर रजिस्टर्ड है कि नहीं, ऐसा लिख देंगे, कहीं हिंट दे देंगे बेटा। February 14, अरे वाह, 14 फेब को पेमेंट वाज मेड टू द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ठीक है साहब। March 3 को रेसिपिएंट इश्यूज द इनवॉइस फॉर द सर्विसेज रिसीव्ड। तो सर सिंपली 14 फेब
और 3 मार्च, विच एवर इज अर्लियर। कोई 61st डे नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना, जिस दिन इनवॉइस इशू किया वो दिन या मेकिंग पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। 14 फेब जो आपका फेवरेट डे हुआ करता था बिफोर ज्वाइनिंग सीए। हाँ है ना भाई? नहीं नहीं, अभी भी होता है जीवन के अंदर। बेटा क्या बात कर रहे हो सर? हियर हम तो सर अभी साथ में बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो आप सर? हियर February 14 विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है मालिक, चलो। अच्छा, ये मैंने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज का जो आपको चार्ट दे रखा था रिवीजन करने के लिए, उसमें भी अमेंडमेंट हुआ, तो मैंने वो पेज भी यहाँ पे आपको अमेंडमेंट नोट्स के अंदर दे रखा है, ताकि आप अपनी बुक, मेन बुक अगर आपके पास है तो उसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट कर लेना। ओके मालिक, चलिए। अच्छा, अब अगेन मेन बुक अगर आपके पास में थी तो सर मैंने इलेक्शन में 13 और इलेक्शन में 14 आरसीएम के लिए प्रोविजन के लिए क्वेश्चन दे रखे थे इलेक्शन, तो मैंने उसमें भी मॉडिफाई किया क्वेश्चंस को हैविंग रिगार्ड टू द अमेंडमेंट, तो वो भी आप अमेंड कर लेना। देख लीजिए, छोटे से इलेक्शन में एग्जांपल है सर, कुछ नहीं। सर्विस इंपोर्टेड ऑन 15 अक्टूबर। बेटा सर्विस इंपोर्ट करिए, आउट ऑफ इंडिया वाला पर्सन क्या इंडिया में जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। सर इनवॉइस इश्यूड बाय द रेसिपिएंट ऑन 25 नवंबर, तो रेसिपिएंट ने खुद पे इनवॉइस कब इश्यू किया? 25 नवंबर को, क्योंकि सप्लायर वाज अनरजिस्टर्ड, तो खुद पे इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। पेमेंट मेड टू द सप्लायर ऑन 30 अक्टूबर। नाउ इन दोनों डेट में देख लीजिए, विच एवर इज अर्लियर, खत्म, क्लियर। और क्या है? सर्विस इंपोर्टेड बाय एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ऑन 15 अक्टूबर। इश्यू इनवॉइस इश्यूड बाय द रेसिपिएंट ऑन 15 अक्टूबर, सेम डे बिल इश्यू कर दिया। पेमेंट मेड टू द सप्लायर ऑन 20 नवंबर, तो ऑब्वियसली 15 अक्टूबर और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर 15 अक्टूबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। भारत माता की जय। ठीक है मालिक, चलिए सरकार। अच्छा एक बात और सर, जस्ट मैं आपको नॉलेज के बता रहा हूं, सेक्शन 13(3) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विसेज वाला, उसमें हमने क्या पढ़ा? अगर सप्लायर इज सपोज टू इश्यू द इनवॉइस, मतलब वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर व्हिच एवर इज अर्लियर। और अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इश्यू करना है, तो ऐसे केस में जिस दिन डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस था वो दिन, या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर व्हिच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। फिर उसके बाद जो एडिशनल पॉइंट था ना, वो तो है ही अभी भी सर। एडिशनल पॉइंट क्या था बेटा? कि अगर अबव पैरामीटर से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा है तो सर जिस दिन रेसिपिएंट ने वो ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया है, वो डेट ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। वो तो पहले भी था, अभी भी है। अच्छा एक और, अगर आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस सर्विसेज इंपोर्ट करी है, याद आया बेटा? तो ऐसे केस में एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर? वो पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है बेटा। हाँ है ना भाई? वो अभी भी है बेटा। ठीक है मालिक, अमेंडमेंट जाओ, मैंने आपको बताया बेटा। चलिए सर, ये रहा एसोसिएटेड एंटरप्राइज के प्रोविजन में कोई अमेंडमेंट नहीं था, अभी भी वही है बेटा, क्योंकि यहाँ कोई 61st डे का इंतजार है ही नहीं, या इनवॉइस कब इश्यू किया रेसिपिएंट ने, मतलब ही नहीं सर। जिस दिन बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया वो दिन, या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर व्हिचएवर इज अर्लियर। पहले भी ये था, अभी भी यही बेटा। चलिए जस्ट नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको, ताकि लिंक हो जाए आपके लिए। आओ मालिक, हम आ गए कहां? आईटीसी वाले चैप्टर में, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5, ये है क्लॉज नंबर आई, ब्लॉक क्रेडिट। ठीक है साहब, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है बेटा? ब्लॉक क्रेडिट, फॉलोइंग के रेस्पेक्ट में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसका क्लॉज नंबर आई क्या था बेटा? कि एनी टैक्स विच इज पेड इन परसेंस ऑफ सेक्शन नंबर 74, 129 और 139, 129 और 130, तो सर कोई आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो उसको अमेंड किया है, क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 73 और 74 ही डिलीट हो गए। नाउ सेक्शन नंबर 73 एंड 74 आर एप्लीकेबल ओनली टिल फाइनेंशियल ईयर 2023-24, क्योंकि सर 1 अप्रैल 2024 से नया सेक्शन नंबर 74A एप्लीकेबल हो चुका है। मतलब 1 अप्रैल 2024 के बाद वाले जो डिस्प्यूट होंगे, शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट या एरनेस रिफंड या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, उन सारे केसेस में नया सेक्शन नंबर 74A लगेगा। अच्छा, इसलिए जितनी भी जगह आगे पूरी बुक के अंदर बेटा 10 जगह मिनिमम दिखेगा आपको, जहां पे भी सेक्शन नंबर 73 और 74 लिखा था, वहां पे 73, 74 और 74A का रेफरेंस दे दिया है। क्लियर? आगे 10 पेज मिनिमम आपको ये मिलने वाले, जहां पे पूरे पेज में कुछ नहीं है, केवल 73 और 74 लिखा था, ऑब्लिक करके और सेक्शन नंबर 74A लिख दिया है, क्योंकि नाउ ऑनवर्ड सेक्शन नंबर 74A विल बी एप्लीकेबल इंस्टेड ऑफ सेक्शन नंबर 73 और 74, इसलिए 74A का रेफरेंस दे दिया बेटा। आगे 10 जगह मिलेगा आपको, तो आगे वाली 10 वाली जगह जब आएगी तब बात कर लेंगे। और क्लियर? मेरे सभी ने पढ़ा दिया है, 74A भी हम पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ही मेरे को ये लगता है अभी आपके एग्जामिनेशन के लिए।
ओके सर, पर अभी इस प्रोविजन में क्या इफेक्ट आया है, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर आई, सर था क्या, एनी टैक्स विच इज पेड इन परस्यूएंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 74, 129 और 130, तो कोई टैक्स पे नहीं करना। अब इसमें अमेंडमेंट हुआ है, सबसे पहला तो 129 और 130 का जो रेफरेंस था उसको डिलीट किया बेटा, पहले यहां ध्यान दीजिए, कैमरामैन या फोकस करो, 129 और 130 ये डिलीट कर दिए, यहां से रेफरेंस हटा दिए। कारण क्या है भाई साहब, 129 और 130 में कोई टैक्स पे होता ही नहीं है, वहां केवल पेनल्टी चार्ज होता है। अरे ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर आपने ईवे बिल या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं रखे, ये आया, इफ द ओनर कम्स फॉरवर्ड, इफ द ओनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, तो पेनल्टी के प्रोविजन तो 200% ऑफ टैक्स पेबल एटसेट्रा। सर उस 1 और 130 वाज रिगार्डिंग कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, तो 129 और 130 में पहले लैंग्वेज में गड़बड़ था, इसलिए वहां लिखा था पहले टैक्स पेबल, फिर 2 साल पहले गवर्नमेंट ने 129 और 130 में अमेंडमेंट करके टैक्स पेबल तो हटा ही दिया था सब सेक्शन नंबर 129 और 130 से। तो सर जब सेक्शन नंबर 129 और 130 में टैक्स पेबल होता ही नहीं है, तो सर क्लॉज नंबर आई में उसका रेफरेंस किधर रखें कि टैक्स पेड इन परस्यूएंस ऑफ सेक्शन नंबर 129 और 130, तो 129 और 130 तो एक तरह से उसमें टैक्स पेबल होता ही नहीं है, तो काम के सेक्शन ही नहीं थे टैक्स के रेस्पेक्ट में, हटा दिया पहले बात तो यहां से। तो सर रेफरेंस ऑफ सेक्शन नंबर 129 और 130 हटा दिया क्योंकि वहां पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन की बात कही थी। ओके मालिक, सेकंड बात, अब 74, सर सेक्शन नंबर 74 विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। इसीलिए इस सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर आई में भी क्या लिख दिया, अगर आपने कोई टैक्स पे किया अंडर सेक्शन नंबर 74 अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो आपको उस टैक्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, रेसिपिएंट को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब अगर सप्लायर ने कोई डेबिट नोट इश्यू किया है, सप्लायर ने टैक्स चोरी करी थी जो सेक्शन नंबर 74 में पकड़ा गई, और उसने 74 की वजह से टैक्स पे किया और उस टैक्स का उसने डेबिट नोट रेज करके कस्टमर को दिया, तो कस्टमर को उस डेबिट नोट के बेस पे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर, ये पहले भी था अभी भी है, पर सिंस सेक्शन नंबर 74 में जो टैक्स पेबल होगा वो दैट इज ओनली अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो यहां पे लिख दिया क्या, टैक्स पेड इन परस्यूएंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 74 इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24। क्लियर, डन, एक बात हुई है। दूसरी बात बच्चों, नया सेक्शन इंसर्ट हुआ 73 और 74 काट के, कौन सा, 74A। यहां पर कहीं नहीं लिखा कि एनी टैक्स विच इज पेड इन परस्यूएंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 74A उसका क्रेडिट रेसिपिएंट को नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना मालिक। तो सर इसका मतलब ये है कि अब तक क्लॉज नंबर आई में 74A का रेफरेंस नहीं दिया, मतलब 74A में अगर कोई टैक्स पे किया तो सर उसका क्रेडिट लेने के लिए रेसिपिएंट को अब तक मना नहीं किया हुआ है साहब। आगे देखेंगे, देखो 74A नया सेक्शन है, अब नए नए इंटरप्रिटेशन निकलेंगे। वैसे मैं आपको बताता हूं 73 सेक्शन जो था वो, अच्छा वैसे ये प्रोविजन खत्म हो गया, क्लॉज नंबर आई खत्म, मैं आप एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं आपसे। तो क्लॉज नंबर आई में क्या लिख दिया है, एनी टैक्स विच इज पेड इन परस्यूएंस ऑफ सेक्शन नंबर 74 फॉर द पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 क्रेडिट नहीं मिलेगा रेसिपिएंट को, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं, 74A क्यों नहीं लिखा, उसे कारण और है सर, सुनना ध्यान से। 73 सेक्शन था मिस्टेक का, 74 था फ्रॉड वाले केसेस, और 74A में दोनों मर्ज कर दिए कि मैटर फ्रॉड का हो या मिस्टेक का हो, दोनों ही केस में सेक्शन नंबर 74A लग रहा है बेटा, है ना। इसलिए अगर 74A का रेफरेंस अगर याद देते और मिस्टेक के केस में अगर सप्लायर ने टैक्स पे किया होता और फिर डेबिट नोट दिया होता कस्टमर को, तो डेबिट नोट के रेस्पेक्ट में रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिल पाता ना यार, है ना। इसलिए 74A का रेफरेंस अब तक नहीं दिया है। आगे हो सकता है कहीं प्रोविजन में गवर्नमेंट लिख दे कि अगर कभी फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड की वजह से सेक्शन नंबर 74A में सप्लायर ने टैक्स पे किया और रेसिपिएंट को डेबिट नोट दिया तो रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा, हो सकता है आने वाले वक्त में कहीं बोल दे, अभी तक तो नहीं बोला बेटा, ठीक है। तो अभी तक ध्यान रखना 2023-24 तक अगर 74 सेक्शन के थ्रू किसी सप्लायर ने टैक्स पे किया और कस्टमर को डेबिट नोट दिया तो डेबिट नोट के बेस पे कस्टमर को क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्लियर, चलिए अब जहां जहां पूरी बुक के अंदर 73, 74 लिखते और 74A लिख दिए, जैसे कंपोजिशन स्कीम में
अगर आपने कोई गड़बड़ करी तो पेनल्टी विल बी पेएबल अंडर सेक्शन 73 और 74 और 74A। ठीक है, अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आ गया बेटा। सर देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पेज, ये कंपोजिशन स्कीम का पेज था बेटा। ठीक है मालिक, आइए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दो बड़े सुंदर से अमेंडमेंट हुए बेटा, अच्छे अमेंडमेंट है, इंडस्ट्री के काम के अमेंडमेंट से बच्चों। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में हमने पढ़ा था क्या, अगर सर स्पॉन्सर जो स्पॉन्सर कर रहा है वो पर्सन अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, मतलब रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, स्पॉन्सर मतलब रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। सप्लायर कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता था, हाँ है ना सर। इन केस ऑफ, ध्यान देना बेटा, आपके कंप्यूटेशन जीएसटी लायबिलिटी के जो क्वेश्चन है, बड़े वाले क्वेश्चंस क्वेश्चनर बुक में दे रखे हैं, आईटीसी के क्वेश्चन दे रखे हैं, आरसीएम के क्वेश्चनर के क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें कई सारी जगह स्पॉन्सरशिप के ये पॉइंट्स थे जिसको मैंने सारे क्वेश्चनर के रेस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट किया है, ध्यान रखिएगा बेटा। मालिक आपको भी अपनी बुक के अंदर अमेंडमेंट कर लेना बेटा। जहां पर भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की बात आएगी वहां अगर सर्विस सप्लायर, अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है, सर्विस सप्लायर जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है वो अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज नहीं है। तो सर ये बोल दिया क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, अगर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने सर्विसेज दी, किसको, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट लायबल होगा बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। मतलब अगर सर्विस सप्लायर खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा, खुद एक कंपनी है, तो सर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, बात खत्म। रेसिपिएंट कोई भी हो बेटा, हाँ है ना। अच्छा, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म के अलावा है तो वैसे भी रिवर्स चार्ज नहीं है। रिवर्स चार्ज यही कब, जब रेसिपिएंट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, और आपको पता है जहां जहां पार्टनरशिप फर्म है वहां वहां एलएलपी भी रेफर करते हैं। ठीक है सर, चलिए, तो ही रिवर्स चार्ज है, बस ध्यान रखना आप, सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा सर, अदरवाइज रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ओके मालिक, चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट है जो हमने लास्ट टाइम अमेंडमेंट पढ़ा था कि आपने अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के अलावा कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, किसने दिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन ने, किसको दिए, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, पर वो रेसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन टैक्स पेयर। जो छोटी दुकान वाले हैं यार उनको हेडेक आ गया था, इसलिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके बोला नहीं 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 नहीं, अगर कंपोजिशन सप्लायर्स ने अनरजिस्टर्ड लोगों से दुकानें किराए पे ली थी, गोडाउन किराए पे लिया, या घर के अलावा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, उनको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सप्लायर तो वैसे भी अनरजिस्टर्ड है, वो तो वैसे भी टैक्स पे नहीं करेगा, रेसिपिएंट को भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर रेसिपिएंट इज कंपोजिशन सप्लायर, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस केस में कंपोजिशन स्कीम वालों को थोड़ा सा फायदा दे दिया बेटा, और इनफैक्ट एक सर्कुलर इश्यू करके बोला कि भाई साहब ये अमेंडमेंट आप रेट्रोस्पेक्टिव मानना, मतलब एज इज वेरीज बेसिस पर इसको माना जाएगा। एक सर्कुलर इश्यू करके बोल दिया क्या कि सर अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी, मतलब अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे लिए किसने, कंपोजिशन सप्लायर ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज नहीं है। और सर ये कंपोजिशन लेवी वाला जो अमेंडमेंट था हमने 16 जनवरी 2025 को डाला यार, जबकि ये प्रोविजन जो था वो 10 अक्टूबर को आ गया था। तो सर 10 अक्टूबर से लेके 15 जनवरी 2025 तक कंपोजिशन स्कीम वालों ने अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे ली थी अनरजिस्टर्ड लोगों से, तो साहब जिन्होंने टैक्स पे कर दिया अब रिफंड लेने मत आना, जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया उनसे हम टैक्स नहीं लेंगे, उसको भी एज इज वेरीज बेसिस पर रेगुलराइज्ड कर दिया। क्लियर, वापस से पूरा बोलता हूं बेटा, प्रोविजन अच्छा लगेगा। देख भाई, घर के अलावा, देख घर की अगर बात करूं, वापस से बोल रहा हूं, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, घर अगर होता, घर किराए पे देने वाला कोई भी हो, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड, वी डोंट केयर, घर किराए पे लेने वाला पर्सन अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसने अपनी बुक्स में खर्चा बुक किया है, खत्म बात, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है। ये था किसके लिए, घर के लिए। घर के अलावा कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर ली है किसने, सर रजिस्टर्ड पर्सन ने, पर किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, क्योंकि अगर जिसने दुकान किराए पे दी है, कोई गोडाउन किराए पे दिया है सर, या कोई भी घर के अलावा कोई और प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रेंट पे दी है, अगर वो रेंट पे देने वाला पर्सन खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड होता
तो फॉरवर्ड चार्ज में वो खुद टैक्स पे कर देता। वो अगर अनरजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी लेने वाला किराए पे जो ले रहा है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। पर जिसने घर किराए पे लिया वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, सॉरी जिसने इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे ली वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा, सप्लायर तो वैसे भी अनरजिस्टर्ड है, वो तो टैक्स पैसे भी पे नहीं करेगा, और कंपोजिशन स्कीम में जो रजिस्टर्ड है रेसिपिएंट, उसको भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे केस में कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर भारत माता की जय। क्लियर? तो कुल मिला के अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन ने रेंट पे ली है तो रिवर्स चार्ज लगता है। पर वो रेसिपिएंट अगर कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन है तो कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगाना है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत इसमें नहीं है। भारत माता की जय। और जहां पे मैंने सर पढ़ाया था आपको क्या, मेगा एग्जिबिशन लिस्ट, घर किराए पे लेने वाला बेटा, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, वहां पे इस पॉइंट को मैंने रिपीट भी कर रखा है, आपको आगे मिल भी जाएगा बेटा। और मैंने एक चार्ट भी दे रखा वहां पे आपको, उससे बहुत कंपैरिजन से सारे पॉइंट समझ में आ जाता है आपको बेटा। आइए अगला अमेंडमेंट, आईजीएसटी एक्ट 2017, उसका सेक्शन नंबर 16, जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन। सर जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? अगर आपने कोई भी गुड्स और सर्विस और बोथ एसईजेड की यूनिट या डेवलपर को सप्लाई किया, या अगर आपने कोई भी गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सपोर्ट किया, तो उसको बोलते हैं क्या? जीरो रेटेड सप्लाई। अब उसमें सब सेक्शन नंबर 4 था, उसमें बोला था कि गवर्नमेंट कुछ लोगों को नोटिफाई करके बोल देगी, या कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ के कुछ क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई करके बोल देगी कि ये गुड्स और सर्विस और बोथ या इन क्लास ऑफ पर्संस ने अगर गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सपोर्ट किया ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो वो आईजीएसटी का इनको रिफंड मिल जाएगा। और सर सारे ही लोगों को नोटिफाई कर दिया, सारे क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस को नोटिफाई कर दिया कि सारे लोग एलिजिबल है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और उसका रिफंड लेने के लिए अदर देन टोबैको बेस्ड गुड्स। बेटा ये हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा है बेटा। पर एक्चुअली क्या था, रिफंड तो मिलेगा आईजीएसटी का, पर रिफंड को लिंक नहीं किया हुआ था सेक्शन नंबर 54 से, जो रिफंड का सेक्शन है बेटा। अभी क्या किया, अमेंडमेंट करके केवल लॉ को इंप्रूव किया है, कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं हुआ है। और लिख दिया यहाँ पे क्या, द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई क्लास ऑफ पर्संस हु मे मेक जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड क्लेम रिफंड ऑफ द टैक्स सो पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर। तो केवल ये ग्रीन वर्ड्स दिख रहा है आपको, ये इंसर्ट किए। तो कुल मिला के रिफंड पहले भी मिलता था, अभी भी मिलता है, बस उसको लिंक कर दिया रिफंड के सेक्शन से, नथिंग एल्स। लॉ के अंदर इंप्रूवमेंट किया है। सेम वे सेम पॉइंट यहां पे था, क्लास ऑफ गुड्स और क्लास ऑफ सर्विसेज को गवर्नमेंट क्या करेगा, नोटिफाई करेगा, स्पेसिफाई करेगा। सारे ही गुड्स और सर्विस नोटिफाई किए एक्सेप्ट टोबैको बेस्ड गुड्स, जिनमें आप आईजीएसटी पे करके रिफंड ले सकते हो, बट रिफंड विल बी अलाउड एज पर सेक्शन नंबर 54, दैट्स इट। वो 54 से लिंक किया, नथिंग एल्स। पढ़ लीजिए, क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ को गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा, ऑन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ विच द सप्लायर में पे द आईजीएसटी एंड क्लेम रिफंड ऑफ आईजीएसटी सो पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर। बेटा हाँ है ना भाई? तो 54 के अकॉर्डिंग आपको रिफंड मिल सकता है, ऐसा उन्होंने 54 का लिंक दे दिया, नथिंग एल्स। ओके चलिए। अच्छा, अब एक मस्त वाला अमेंडमेंट जो सेक्शन नंबर 16 में हुआ है, वो क्या हुआ है देखना ध्यान से। सब सेक्शन नंबर 5 इंसर्ट कर दिया। अच्छा, वैसे इसमें से आधा पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है और आपको अभी 1 मिनट में क्लिक होगा बेटा। याद करो, अगर कोई गुड्स जिसके एक्सपोर्ट करने पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है रिफंड के चैप्टर में पढ़ा था हमने, फर्स्ट पेज पे पॉइंट था ये। अगर कोई गुड्स जिसके एक्सपोर्ट करने पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, उस गुड्स को गवर्नमेंट ने अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया तो क्यों लगाया? बिकॉज गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। तो हमने पढ़ा हुआ था, उस गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है तो सर उस गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर उन गुड्स के अंदर जो आपने आईटीसी अवेल किया था उसके अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। हाँ हमने पढ़ा था बेटा। तो वहां पे जो प्रोविजन था दैट इज ओनली फॉर अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा। तो लोगों ने रास्ता क्या निकाला, ठीक है साहब हम एलयूटीए बॉन्ड साइन नहीं करेंगे, हम उस गुड्स को आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट कर देंगे। क्या? आईजीएसटी पे कर दो, एक्सपोर्ट कर दो और फिर आईजीएसटी का रिफंड ले लो सर। हाँ ना मालिक, हमको मना किसके लिए किया? अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड नहीं मिलेगा अगर वो गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया है जिन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो
तो लोगों ने भी रास्ता निकाल दिया। तो गवर्नमेंट ने इस बार सबसेक्शन में 5 इंसर्ट करके बोल दिया, अबे ओ दिमाग खराब मत करना, अगर कोई गुड्स जिसके एक्सपोर्ट करने पे एक्चुअली एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो उस गुड्स के एक्सपोर्ट करने पे अगर आपने आईजीएसटी पे किया और फिर एक्सपोर्ट किया, तो उस आईजीएसटी की भी हम आपको रिफंड नहीं देंगे। और अगर आपने आईजीएसटी नहीं पे किया था, आपने एलयूटी या बॉन्ड साइन किया हुआ था, तो ऐसे केस में आपने उसके एक्सपोर्ट पे तो आईजीएसटी पे नहीं किया, पर आपने सर उसके सप्लाई पे, आप उसके सप्लाई पे टैक्स पे नहीं किया, पर उसमें इनपुट सर्विस जो काम है उसका आईटीसी लिया होगा, और आईटीसी का रिफंड भी हम आपको नहीं देंगे बेटा। हाँ है ना भाई। तो सर आईजीएसटी के रिफंड के लिए भी मना कर दिया और अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी के लिए रिफंड के लिए भी मना कर दिया। अच्छा, सेकंड थिंग इसमें बोला नॉट ओनली एक्सपोर्ट, अगर आप कोई गुड्स जीरो रेटेड सप्लाई करते हो, मतलब अगर आपने कोई गुड्स एसईजेड की यूनिट या डेवलपर को सप्लाई किया और उसमें भी अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है, अगर लगता है, तो भी हम आपको ना तो आईजीएसटी का रिफंड देंगे ना अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड देंगे। दैट्स इट। अच्छा, आगे रिफंड चैप्टर जब आएगा उसमें भी सेम अमेंडमेंट आपको मैंने वहां लिख कर दिया है, सो दैट आपको पॉइंट ध्यान रहे बेटा। हाँ है ना। तो सर वापस से रिपीट करता हूं, इस सबसेक्शन 5 का मीनिंग क्या है कि सर ये लिख दिया नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 3 और 4। ये आईजीएसटी एक्ट का जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 16 जीरो रेटेड सप्लाई, इसके सबसेक्शन 3 और 4 में रिफंड के बारे में जो बोला है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, रिफंड नहीं मिलेगा। अगर नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अलाउड, कोई रिफंड नहीं मिलेगा वेयर सच जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। है ना भाई। ना तो आईजीएसटी का रिफंड मिलेगा ना अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड मिलेगा अगर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है तो। क्लियर, डन। भारत माता की जय। मजा आया होगा बेटा पॉइंट में। चलिए सरकार, लॉजिकल भी लगा होगा सर आपको। आओ मालिक, अब हम आगे कहा मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट के अमेंडमेंट में। सर ये वाला पॉइंट देख के आपको याद आ रहा होगा कि यस ये पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जी हाँ, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, याद आया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एटसेट्रा, इन्होंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स एटसेट्रा जो प्रोवाइड किए, इनकी फीस पे जीएसटी नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी है। अब गवर्नमेंट का एक पॉइंट लिखना भूल गई इसके अंदर। कई सारे कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिनको सर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अप्रूव किया हुआ है कि आप भी ये वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराइए, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराइए, उसके लिए जो आपने फीस लिया है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर ऐसा लिखना भूल गई। तो सर सारे जो ट्रेनिंग पार्टनर्स थे उन सबको जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस इश्यू कर दिए कि अभी जो नया पॉइंट ऐड किया है उसमें पॉइंट नंबर ए बी सी डी और ई यही लोग लिखे हैं, जो ट्रेनिंग पार्टनर्स है वो नहीं लिखा। तो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, कई सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स ऐसे हैं जिनको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सर अप्रूव किया हुआ है कि आप ये नेशनल स्किल वाले कोर्स वगैरह कराइए, सर बच्चों से फीस लीजिए। और सर अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बोल दिया कि सर उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा अगर ट्रेनिंग पार्टनर्स ने ये सर्विसेज दी है जो अप्रूव किए गए हैं किसके द्वारा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा, तो उनकी जो फीस है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये पॉइंट गवर्नमेंट ने अब जाके ऐड किया, कब, 16 जनवरी को बेटा। तो सर अगेन सर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था जो अमेंडमेंट हुआ था वो आया था कब, 10 अक्टूबर 2024 को। तो व्हाट अबाउट 10 अक्टूबर टू 15 जनवरी। तो अगेन गवर्नमेंट ने सर्कुलर इश्यू करके बोला कि सर इसको रेगुलराइज कर दिया है ऑन एज इज वेरीज बेसिस। तो जिन ट्रेनिंग पार्टनर्स ने सर इस पीरियड के बीच में जो सर्विसेज दी है, जो फीस कलेक्ट किया, उस पर टैक्स पे नहीं किया, तो उसे हम नहीं लेंगे। और जिन्होंने पे कर दिया डिपार्टमेंट के दबाव में आके, उनका अब कुछ ना हो पाएगा, रिफंड लेने मत आना बेटा। क्लियर, डन। भारत माता की जय। कुल मिला के ट्रेनिंग पार्टनर्स भी एग्जम्प्ट है सर। आओ मालिक, सर ये मैंने आपके लिए रिपीट किया बेटा, याद है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी इज एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी बेटा। ठीक है। तो उसके जो एनालिसिस थे उसमें मैंने जस्ट आपको जो मैंने अभी आपको पॉइंट पढ़ाया था कि अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाली जो इम्यूल प्रॉपर्टी है वो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पे दिया है अदर देन कंपोजिशन सप्लायर, तो जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट लायबल होगा बेटा। हाँ है ना भाई। तो अगेन इसका रेफरेंस था, तो सिंस इसमें भी अमेंडमेंट हुआ तो इसका इफेक्ट यहाँ पे भी आया, तो मैंने पेज भी आपको दे रखा सो दैट आप अपनी बुक के अंदर भी अमेंड कर दे। और ये चार्ट मैंने बहुत सुंदर दे रखा है बेटा आपकी बुक के अंदर। ठीक है। उसमें मैंने एक पॉइंट ऐड किया है बेटा। हाँ है ना भाई। ये चार्ट अगर आपने ढंग से देख लिया तो आपको रेंटिंग से रिलेटेड कभी कोई डाउट नहीं आएगा बेटा। अपनी बुक में जरूर देखना क्योंकि इस चार्ट में आगे चार पॉइंट और है बेटा। ओके, चलिए आपके लिए मैंने एक पॉइंट ऐड किया बताता हूं।
प्रॉपर्टी कौन सी है? कमर्शियल। लैंडलॉर्ड कौन है? अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अगर प्रॉपर्टी रेंट पे दी है अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, किसको दी है? टेनेंट कौन है? रजिस्टर्ड। पर रजिस्टर्ड में कौन? कंपोजिशन टैक्स पेयर। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसे केस में कोई टैक्स पे नहीं करना। सप्लायर तो वैसे भी अनरजिस्टर्ड, वो टैक्स पे नहीं करेगा, और रेसिपिएंट को भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। इसलिए जीएसटी इज टू बी डिपॉजिटेड बाय एनए, मतलब नॉट एप्लीकेबल। रिवर्स चार्ज नॉट एप्लीकेबल, कोई टैक्स पे नहीं करना बेटा। हाँ है ना? डन। तो ये जस्ट आपके लिए एनालिसिस मैंने लिखे थे, वो भी मैंने आपको पेज स्कैन करके दिए, सो दैट आपको बुक के अंदर ये चीजें रेडी मिल जाए, और रेडीली आप इसको पॉइंट को अपनी बुक के अंदर करेक्ट कर ले बेटा, अमेंडमेंट की वजह से। आओ मालिक। अच्छा, ये इस पॉइंट में ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है बेटा। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, उस पर जीएसटी माफ था, अभी भी माफ है। याद है उनकी जो एंसिलरी सर्विसेज थी, मीटरिंग इक्विपमेंट रेंट पे देने का, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह को टेस्ट करने का, एटसेट्रा सर्विसेज पे जीएसटी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम है बेटा। गलती क्या हो गई थी? वाइल ड्राफ्टिंग द लॉ एक्चुअली ट्रांसमिशन और की जगह इन्होंने गलती से एंड लिख दिया था। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, तो ड्राफ्टिंग एरर जो हो गया था, एंड वर्ड को रिप्लेस करके सर और लिख दिया है बेटा। ओके, और कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये पॉइंट पहले भी था अभी भी है बेटा। तो एंड वर्ड को हटाया जो ड्राफ्टिंग एरर था, और एंड को रिप्लेस किया और से बेटा, नथिंग एल्स। चलिए, कोई इफेक्ट नहीं सर इसका। ओके सर, आइए मालिक। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, सर एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली कई सारी सर्विसेज ले रही थी सर, जिसको बोलते हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, सच एज हाउसकीपिंग, सिविल मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर एजेंसी एटसेट्रा, फॉर अपकीप ऑफ देयर ऑफिसेज। अब क्वेश्चन आया क्या, हमने पढ़ा था क्या? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। सर सुनना बात को ध्यान से बच्चों, कौन सी? वो सर्विसेज जो आर्टिकल नंबर 243W या 243G में कवर है। अगर प्योर लेबर सर्विसेज है तो एग्जम्प्ट है। मटेरियल प्लस लेबर वाली सर्विस है जिसमें मटेरियल का पोर्शन इज नॉट मोर देन 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो भी जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा। हाँ है ना? क्वेश्चन आया क्या कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली अपने ऑफिस को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए ये फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज ले रही है, क्या इस पे भी जीएसटी एग्जम्प्ट होगा कि नहीं होगा? तो सर सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया कि सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली हेडक्वार्टर्स जो अपने ऑफिस का मेंटेनेंस के लिए सर्विसेज ले रही है, ये कोई आर्टिकल नंबर 243W या 243G में कवर नहीं है भाई। और ये आर्टिकल नंबर 243W और जी तो वैसे पंचायत का होता है बेटा, ये म्युनिसिपैलिटी का। आर्टिकल 243W में जब ये एक्टिविटी कवर ही नहीं है, तो जो पर्सन सर्विसेज दे रहा है, दोज पर्सन्स आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल नंबर 243W या 243G, इसलिए जीएसटी एग्जम्प्ट नहीं है, जीएसटी लगेगा साहब। क्लियर? डन। पढ़ लीजिए बेटा। MCD is receiving services of facility management such as housekeeping, civil maintenance, furniture maintenance and horticulture agency for upkeep of their office. These services are not supplied in relation to performing any functions entrusted to municipality under article number 243W of the Indian Constitution. इसलिए it is clarified that GST is applicable on the services provided by facility management agency to MCD Delhi headquarters for upkeep of its headquarter office at applicable rates, as these services are not covered under the scope of the aforesaid exemption और टैक्स लगेगा। क्लियर? डन। कोई खास बात नहीं, ये सर्कुलर था बेटा। आइए बच्चों, ये R&D सर्विसेज वाला पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें एक सर्कुलर एड हुआ क्या? एक्चुअली R&D वाला पॉइंट जो था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो ग्रांट मिलती है, उस ग्रांट पे जीएसटी माफ था। ये पॉइंट अगेन आया था कब? 10 अक्टूबर 2024 को बेटा। अब ये पॉइंट इंसर्ट हुआ 10 अक्टूबर 2024 से, तो व्हाट अबाउट द पीरियड बिटवीन 1 जुलाई 17 से लेकर 9 अक्टूबर 2024? अगर इनको सर गवर्नमेंट एंटिटी ने अगर गवर्नमेंट ग्रांट दिया है, तो सर उस पर जीएसटी इस पीरियड में लगेगा कि नहीं लगेगा? अगेन सर गवर्नमेंट ने सर्कुलर इश्यू करके बोल दिया क्या? एज इज वेरीज बेसिस पे लगेगा। मतलब अगर इन गवर्नमेंट ग्रांट पे इन R&D जो करने वाली एजेंसी है, सर इन्होंने अगर टैक्स पे कर दिया होगा तो ठीक है साहब, रिफंड लेने मत आना। जिन्होंने पे नहीं किया वो पे, उससे हम टैक्स नहीं लेंगे। ओके, पढ़ लीजिए।
द पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ R&D सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंटिटीज against grants received from government entities is regularized for the period between 1st July 17 to 9th October 24 on as is where is basis. बेटा क्लियर? जिनसे हो गया टैक्स पेमेंट उनका कुछ नहीं हो पाएगा, जिन्होंने नहीं किया मस्त रहो. अच्छा, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, इस तरह के पॉइंट्स पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपके एग्जाम्स में नहीं आते हैं. ओके तो जहां पे भी आपको इस तरह के सर्कुलर मिल रहा है कि रेगुलराइज कर दिया फॉर दिस पीरियड एज इज वेरीज बेसिस पे, ये नॉलेज के लिए पढ़ लो. आपको पता रहना चाहिए गवर्नमेंट किस तरह से वर्किंग करती है, गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या होता है, इंडस्ट्री को गवर्नमेंट किस तरह से खुश करती है, पुराने डिस्प्यूट्स को किस तरह से खत्म करती है, पता रहना चाहिए आपको सर. पर ये एग्जाम्स में नॉर्मली नहीं आते बेटा इस तरह के सर्कुलर्स. अभी क्या एप्लीकेबल है वो आता है कि अभी एग्जाम है कि नहीं. हाँ एग्जाम, पुराने पीरियड में क्या था वो नहीं पूछते बेटा. ओके चलिए मालिक, अगेन एक और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक पॉइंट आया बेटा. सर आपने कभी मोटर व्हीकल का अगर इंश्योरेंस कराया हो, कोई कार का या बाइक का, तो उसमें एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है बेटा. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? आपकी कार से अगर सामने वाले को कोई डैमेज हो गया तो उसने जो क्लेम मांगा है वो क्लेम भी आपके इंश्योरेंस के अंदर कवर है. आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी वो उसको पे करेगी. हाँ है ना मालिक? क्लियर? ये होता है सिस्टम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का. अब सर मोटर व्हीकल के केस में सपोज यशवंत मंगल ने कार का इंश्योरेंस कराया किससे? HDFC अर्गो से. अब HDFC अर्गो से यशवंत ने अपनी मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस कराया और सर उस कार से सामने वाले को कोई डैमेज हो गया सर. अब सामने वाले ने क्लेम ठोका साहब 10 लाख रुपए का. अब 10 लाख रुपए का जो क्लेम है वो HDFC अर्गो को देना पड़ेगा. अब HDFC अर्गो का क्लाइंट तो यशवंत है ना यार. HDFC अर्गो हमेशा ध्यान रखेगी तो यशवंत मंगल का ध्यान रखेगी साहब. वो थर्ड पर्सन को जो डैमेज हुआ है उसका क्या लेना देना HDFC अर्गो से. इसलिए कल को अगर HDFC अर्गो वो थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस तो किया पर उसको क्लेम नहीं दे तो, या उसको क्लेम देने में परेशान करे तो, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है सर, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बना रखा है कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नाम का जो प्रीमियम कलेक्ट करती है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उन सबको, उन सब इंश्योरेंस कंपनीज को वो अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा. कहां? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के अंदर. ताकि कल को अगर 10 लाख का क्लेम आए और सही में क्लेम बनता है तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से वो 10 लाख रुपए उस थर्ड पर्सन को मिल जाए, उस थर्ड पर्सन को दर दर भटकना नहीं पड़े. है ना भाई? क्लियर? तो इसके लिए सर HDFC अर्गो ने जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पोर्शन था वो फंड ट्रांसफर किया होगा. कहां? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में. जो प्रीमियम का अमाउंट था वो प्रीमियम का अमाउंट था मान लो 10,000 रुपए बेटा. क्लियर? तो जब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम जब ओरिजिनली यशवंत मंगल से लिया होगा उस पर GST ऑलरेडी लग गया बेटा. तो जब इंश्योरेंस कंपनीज ये 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी कहा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में, तो इस 10,000 रुपए अलग से वापस से GST पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस 10,000 रुपए ऑलरेडी GST लग चुका है. सिंपल. पढ़ लीजिए. सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड constituted under section number 164B of the Motor Vehicles Act 1988 against contributions made by the insurers. HDFC अर्गो ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नाम का 10,000 रुपए लिया. उस 10,000 में से जो भी अमाउंट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में HDFC अर्गो ट्रांसफर कर रहा है उस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा सर. आउट ऑफ द प्रीमियम्स कलेक्टेड फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल, जितना भी अमाउंट ट्रांसफर किया है कहां? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में, उस अमाउंट पे GST नहीं लगेगा क्योंकि उस पे GST ऑलरेडी लग चुका है यार. हाँ है ना? तो सर इंश्योर्ड पर्सन से जब HDFC अर्गो ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नाम का प्रीमियम लिया होगा उस पे GST ऑलरेडी लग गया. अब उस प्रीमियम में से वो अमाउंट निकाल के ट्रांसफर कर रहा है कहा? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड को. तो उस अमाउंट पे GST पे करने की जरूरत वापस से नहीं है. क्लियर? डन. दैट्स इट. आइए मालिक, सर एक मस्त सेक्शन मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में सेक्शन नंबर 11A इंसर्ट हुआ है CGST एक्ट का, या सेक्शन नंबर 6A ऑफ द IGST एक्ट ऐड हुआ है. सर बड़ा सुंदर सेक्शन मुझे लगता है सर. ये सेक्शन सर्विस टैक्स में भी था, एक्साइज में भी था, अब GST में जाके इंट्रोड्यूस हुआ है. सर ये सेक्शन क्या कहता है कि मार्केट में अगर कोई ट्रांजेक्शन पर ये प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है कि कोई टैक्स पे नहीं करता यार, कई सालों से हम पे नहीं कर रहे हैं, और कल को कोई नया ऑफिसर आके बोलता है इंटरप्रिटेशन लगा के कि नहीं यार इस पे तो टैक्स लगता है,
और एक्चुअली टैक्स लगता है। अब साहब वो पूरी इंडस्ट्री वालों को बोले तुम सब टैक्स पे करो, पिछले 5 सालों का टैक्स पे करो, विद इंटरेस्ट पे करो, विद पेनल्टी पे करो, ये करो वो करो, पूरी इंडस्ट्री नाराज नहीं हो जाएगी सर? हाँ नो डाउट वो ऑफिसर सही है, गलत नहीं है, पर यार वो इंटरप्रिटेशन सही कर रहा है, पर इतने सालों से वीवर इनटू इंप्रेशन की टैक्स नहीं लगता है। आज तक हमारे कंसल्टेंट भी ये समझते थे टैक्स नहीं लगता है यार, एंड देयर वाज अ जनरल प्रिवेलिंग प्रैक्टिस इन द मार्केट कि कोई टैक्स पे नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है इस चीज पर, और आप आके बोलोगे आज टैक्स लगाओ, तो आप सही बोल रहे हो, पर थोड़ा इंसानियत तो रखो यार, हमको चोरी तो नहीं करा ना। अच्छा फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं था, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को पावर दे दिया इस सेक्शन के थ्रू, सेक्शन नंबर 11A के थ्रू, कि गवर्नमेंट को पावर है कि बाय इश्यू ऑफ एन ऑर्डर गवर्नमेंट चाहे तो स्पेसिफिकली बोल सकती है क्या कि ठीक है ठीक है ठीक है, ड्यू टू जनरल प्रिवेलिंग प्रैक्टिस इन द मार्केट, अब तक जो टैक्स पे नहीं किया इसको माफ करते हैं, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, हटाओ। जैसे आपने अभी सर्कुलर पढ़े ऑन एज इज वेरीज बेसिस, इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक नहीं पे क्या, कोई बात नहीं, जान दो। तो सर अब ऑफिशियली गवर्नमेंट को सर ये सेक्शन देके पावर दे दिया है कि ठीक है यार एज अ जनरल प्रैक्टिस अगर किसी इंडस्ट्री ने टैक्स पे नहीं किया या पे तो क्या पर कम किया है, विच इज नॉट फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, जनरल प्रैक्टिस की वजह से, तो सर गवर्नमेंट को पावर आ गया कि गवर्नमेंट चाहे तो सर रेगुलराइज कर सकती है फॉर नॉन लेवी या शॉर्ट लेवी ऑफ सच टैक्स ड्यू टू जनरल प्रैक्टिस इन द मार्केट, दैट्स इट। है ना भाई? सर बड़ा अच्छा सेक्शन है ये बड़ा सुंदर सेक्शन मुझे लगता है बेटा, ये पावर दे दिया गवर्नमेंट को, पढ़ लीजिए बेटा इसको आप, मजा आया बेटा। जैसे एग्जांपल दूं मैं, प्लेटफॉर्म टिकट, सर रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर आप जा रहे हो तो प्लेटफॉर्म टिकट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, आपने देखा होगा ये पॉइंट पहले नहीं था, अभी सर डेढ़ साल पहले ऐड हुआ है, 1 साल पहले ऐड हुआ है पॉइंट, हाँ है ना भाई? तो सर अब आप मुझे बताओ सर 2017 से जीएसटी आ गया, तो 2017 से लेके जिस दिन वो एग्जम्पशन आया उसके बीच में जो टाइम था, क्या रेलवे टैक्स चोरी कर रहा था? क्या लगता था आपको? सर ड्यू टू जनरल प्रैक्टिस ना मार्केट, यार कई सालों से कभी टैक्स पे नहीं गया प्लेटफॉर्म टिकट पे, हाँ है ना? तो सर ऐसे कोई केस मिलते हैं गवर्नमेंट को, और वो रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री या ट्रेड गवर्नमेंट को अगर रिक्वेस्ट करता है साहब देख लो यार थोड़ा, तो गवर्नमेंट को पावर दे दे कि वो चाहे तो एग्जाम कर दे, ठीक है जाओ, या शॉर्ट पे क्या है, मान लो टैक्स था 18%, अब तक पे कितना क्या 5%, ठीक है जान दो, क्लियर, आगे ध्यान रखना, हाँ है ना भाई? इस तरह के सेक्शन ऐड किए, पढ़ लीजिए बेटा। सर हेडिंग पढ़ना, देखना हेडिंग पढ़ने में मजा आएगा आपको। पावर नॉट टू रिकवर जीएसटी, हमारे पास पावर है, हम जीएसटी रिकवरी नहीं करेंगे, किस पर? जीएसटी नॉट लेविड और शॉर्ट लेविड एज अ रिजल्ट ऑफ जनरल प्रैक्टिस, अगर मार्केट में जनरल प्रिवेलिंग प्रैक्टिस थी कि कोई टैक्स पे नहीं कर रहा, तो ठीक है यार हमारे पास पावर है कि हम वो रिकवर नहीं करेंगे सर, जान दो, छोड़ देंगे सर, माफ कर दिया हमने। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, पूरे एक्ट को ओवरराइड करता है सेक्शन। इफ द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ प्रैक्टिस वाज और इज generally prevalent regarding non-levy or short levy of GST on any supply of goods or service or both, which were or are liable to GST or are liable at a higher amount of GST, then या तो liable to GST थे और आप पे ही नहीं कर रहे थे साहब, या liable to GST थे हायर रेट पे, आप लोअर रेट पे टैक्स पे कर रहे थे, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के पास पावर है कि हैविंग रिगार्ड टू द सेड प्रैक्टिस, गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है, ठीक है ठीक है ठीक है मस्त रहो, डायरेक्ट दैट जीएसटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज ऑन विच जीएसटी वाज नॉट लेविड और वाज शॉर्ट लेविड इन अकॉर्डेंस विद द सेड प्रैक्टिस, और टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। क्लियर, डन। एनालिसिस क्या बोलता है बेटा? दिस सेक्शन इज इंसर्टेड टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू रेगुलराइज नॉन लेवी और शॉर्ट लेवी ऑफ जीएसटी ड्यू टू एनी जनरल प्रिवेलिंग प्रैक्टिस इन द ट्रेड, और यही तो पावर यूज करके आपने देखे कई सारी जगह पे कि रेगुलराइज कर दिया इस पीरियड के लिए, जो हो गया सो हो गया बेटा, वही तो पावर था बेटा ये। क्लियर, डन। सरकार एक बीच में बुक में सर आपके लिए एक छोटा सा मैसेज आया, क्या लिखा हुआ है? डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट। बच्चों ये बात अगर रोज आपने अपना ली, मजा नहीं आ जाएगा तो गारंटी सर, मतलब सर रोज आपके सामने कोई ना कोई चैलेंज आता होगा यार, रोज कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती होगी, ऐसा माहौल बन जाता होगा कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो अभी, पर सर टेक इट लाइक अ चैलेंज। सर मतलब आपके सामने जो लिमिटेशन आ रहा है उसको आप एज अ चैलेंज लो, देखते तू जीतता है मैं जीतता हूं,
फिर देखो जिंदगी आपकी होगी कि नहीं होगी, 100% सक्सेस आपकी होगी। मेरा वादा है आपसे, एंड मेरा दावा है और मेरा एक्सपीरियंस है ये वाला बेटा। क्लियर? आइए बच्चों अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम, अगला अमेंडमेंट देखते हैं बेटा। सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर जो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है उसमें एक पॉइंट ऐड किया है यहाँ पे। सर पॉइंट क्या ऐड किया है, देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अब आपने अगर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया तो सर वहां पे आपको डिपार्टमेंट फिजिकली बुलाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन प्रोसीड किया जाएगा। ये पॉइंट ऐड कर दिया यहाँ पे। अच्छा सर जिन्होंने आधार के लिए ऑप्ट किया है उसके बारे में तो आपको पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर आपने आधार के लिए ऑप्ट किया हुआ है, आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगी। और अगर आपने आधार ऑप्ट किया हुआ है पर इफ यू आर आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल, याद आया कि आपने पुराने कांड किए हुए तो आपको डिपार्टमेंट बुलाएंगे फिजिकली, सर आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा। वो सब तो किसके लिए था, जो लोग रिस्की थे, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पैरामीटर्स एंड डेटा एनालिसिस। ये पता पड़ा कि आप रिस्की आदमी हो जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो था पहले। अब जिन भी लोगों ने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया उन सब के लिए पॉइंट ऐड हो गया है। क्या लिख दिया, फर्दर एवरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मेड बाय अ पर्सन हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर shall be followed by taking photograph of the applicant where the applicant is an individual। और एप्लीकेंट इंडिविजुअल नहीं कोई कंपनी, तो उसका जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा या डायरेक्टर वगैरह होगा सर उनको बुलाया जाएगा, है ना भाई। सर उनके फोटोग्राफ लिए जाएंगे। फोटोग्राफ किसका, फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट वेयर एप्लीकेंट इज एन इंडिविजुअल और ऑफ सच इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू एप्लीकेंट नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6C जो हमने आगे पढ़ा हुआ है बेटा। वेयर एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिविजुअल बेटा, तो उनके रेस्पेक्ट में उनके जो ऑथराइज सिग्नेटरीज है, उनके डायरेक्टर्स है, एचओएफ के केस में करता है, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर है बेटा, ये लोग आएंगे। अलॉन्ग विद द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म नंबर GST REC 01। मतलब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, आपका फिजिकली आपको बुलाएंगे, फोटोग्राफ लेंगे एट वन ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर जो एट प्रेजेंट डिपार्टमेंट का खुद का ऑफिस है, वहां बुलाएंगे। And the application shall be deemed to be complete only after successful verification is laid down under this proviso। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है तभी मानेंगे जब आपने ये स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया है, तो इसलिए आधार ऑथेंटिकेशन करवा लेना बेटा, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। आइए बच्चों, आइए मालिक, TDS सर TDS GSTR 7 वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स PSUs वगैरह याद है, इनको फाइल करना पड़ता है, मंथली बेसिस पे फाइल करना पड़ता है, 10th ऑफ द नेक्स्ट डे तक फाइल करना पड़ता है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक फाइल करना पड़ता है। अब अगर पूरे महीने में कोई TDS नहीं कट हुआ है, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं जिसपे TDS काटना पड़ा इनको, पर ये GST में रजिस्टर्ड है एज ए TDS डिडक्टर, तो भी इनको नील रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो गया। ये प्रोविजन यहां ऐड कर दिया, पढ़ लीजिए, रिटर्न चैप्टर में भी आएगा 2 जगह बेटा ये। फर्दर द डिडक्टर शैल फर्निश रिटर्न फॉर every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month। मतलब आपने पूरे महीने में कोई TDS डिडक्ट किया हो या ना किया हो, इफ यू आर रजिस्टर्ड एज अ TDS डिडक्टर तो ऐसे केस में आपको GSTR 7 फाइल करना ही पड़ेगा। मींस नील रिटर्न फाइल करना इज कंपलसरी फॉर TDS डिडक्टर्स। ओके, सेकंड चीज जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको बेटा, TCS जो GSTR 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, वहां स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर पूरे महीने में कोई TCS कलेक्ट नहीं किया हो तो TCS का रिटर्न जो स्टेटमेंट होता है GSTR 8 वो फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट कंपेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि याद रहे आपको बेटा। ओके, अच्छा ये पॉइंट आगे भी आएगा रिटर्न चैप्टर में बेटा। आइए, अच्छा पेमेंट ऑफ GST के में 73 74 रेफर होता और 74A। चलिए एक और यहां पे भी इस पेज पर 73 74 रेफर होता और 74A रेफरेंस के लिए डाल दिया। अच्छा ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, पहले वाला अमेंडमेंट ये, अभी नया कोई अमेंडमेंट नहीं है बेटा ये, ऑल्दो ग्रीन वर्ड्स में, क्योंकि पिछली वाली बुक में भी हमने ये ग्रीन वर्ड्स दिए थे इसलिए। आइए मालिक, ये रहा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मालिक, टैक्स इनवॉइस चैप्टर के अंदर टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस वेयर रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस अंडर RCM। भाई पढ़ लेना, हमने टाइम सप्लाई पढ़ते वक्त रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको केवल। सर रूल नंबर 47A इंसर्ट करके बोल दिया क्या, जहां पे सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST और रेसिपिएंट पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में GST की लायबिलिटी आती है, तो जिस दिन गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव हुआ है उसके 30 दिन के अंदर रेसिपिएंट खुद पे इनवॉइस इश्यू करेगा। ये पॉइंट हम आगे पढ़ चुके हैं। क्लियर, डन। अब सर एक पॉइंट और ऐड किया है गवर्नमेंट ने यहां पर, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज द एक्सप्रेशन सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड। भाई सप्लायर अगर रजिस्टर्ड नहीं होता है और रेसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबल है तो खुद पे इनवॉइस इशू करेगा। तो सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड शैल इंक्लूड
द सप्लायर्स हु इज रजिस्टर्ड सोनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 51। तो सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पीएसयूज, गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस रजिस्टर्ड है, किसी और पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। तो पता है टीडीएस डिडक्टर्स को एक सेपरेट नंबर लेना पड़ता है बेटा, वो नॉर्मल जीएसटीआर 1, नॉर्मल जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करते यार। अगर नॉर्मल जीएसटीआर 1, 3 भी फाइल करना तो उनका सेपरेट नंबर होता है बेटा, जीएसटी नंबर। तो अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी एटसेट्रा जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, तो ऐसे केस में उनको सर एक तरह से इस पर्पस के लिए, इस बिलिंग के पर्पस के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन ही माना जाएगा। अब उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह से जो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस रजिस्टर्ड है, उनसे अगर मैंने कोई सप्लाईज ऐसी ली जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, तो सर हम ये मानेंगे कि हमने सप्लाईज किससे ली है? अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है, क्योंकि वो केवल टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड था। और अनरजिस्टर्ड से ली तो रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, और ये इनवॉइस के प्रोविजन उस पर अप्लाई होंगे। दैट्स इट। चलिए सरकार, आइए ये वॉल्यूम 1 के सारे अमेंडमेंट खत्म होते हैं। अब आ रहे किसके? वॉल्यूम 2 के अमेंडमेंट्स। बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा, आई होप आपके इन पे प्रोविजंस इजीली कवर हो रहे बेटा। क्लियर? आइए बच्चों अब हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग? सर फर्दर वॉल्यूम 2 में जो अमेंडमेंट्स है, ये आप कहे तो इस लेक्चर को यही ब्रेक करता बेटा मैं। आगे के अमेंडमेंट हम पढ़ते हैं सर अगले सेशन में, पर आई होप यहां तक जितने भी अमेंडमेंट्स थे वो आपको समझ में आए, एंड आपके एंड पे सारे पॉइंट अच्छे से कवर हो रहे हैं, एंड आपको सारे प्रोविजंस अच्छे से रिवाइज भी हो रहे हैं। वैसे मैं अगर मेरे को 10 मिनट और दीजिए बेटा, आगे के कई सारे पेजेस आपके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आगे के कई सारे पेजेस में जो अमेंडमेंट्स है वो केवल रिपीट हो रहे, जो मैं ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। देख लीजिए फटाफट, 10 मिनट और रुकिए, बहुत सारे पेज कवर हो जाएंगे, उससे आपका एक बहुत बड़ा हेडेक खत्म हो जाएगा, इतने सारे अमेंडमेंट हो गए सर। अच्छा ये देखिए, रिटर्न चैप्टर जीएसटीआर 7 नील रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, हाँ है ना भाई? ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हुआ है बेटा। अच्छा मैंने जस्ट आपको याद रहे इसलिए यहाँ पे भी लिख दिया सर जीएसटीआर 8 नील रिटर्न इज नॉट मैंडेटरी। ओके जस्ट ध्यान रहे, टीसीएस वालों को कंपलसरी नहीं है, टीडीएस वालों के लिए कंपलसरी हो गया। फिर यहाँ पे 74A का रेफरेंस ऐड हुआ है, नथिंग एल्स। जहाँ पे भी पूरी बुक में 73, 74 मिल जाए और 74A मिलेगा। अच्छा बाकी के जो अमेंडमेंट है, पिछले वाले अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट जो थे वो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके बेटा, वो है जहां ए लिखा है वही देखने का इस बार का अमेंडमेंट आपको। फिर ये देखिए टीडीएस डिडक्टर्स, जैसा अभी आपने पढ़ा कि नील रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, पर सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर टीडीएस का रिटर्न फाइल करने में लेट होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या जो भी लोग टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है उन लोग को बोला है, अगर रिटर्न फाइल करने में आप लेट हो गए तो 25 रुपए इज द लेट फाइलिंग फी पर डे, सब्जेक्ट मैक्सिमम ₹1000। पर अगर नील रिटर्न है तो सर नील रिटर्न फाइल करना कंपलसरी किया, पर अगर लेट फाइल किया तो लेट फाइलिंग की फी हम आपसे नहीं लेंगे। ये पॉइंट ऐड कर दिया, पढ़ना लेट फाइलिंग फी के लिए बेटा, ये लेट फी वेयर टोटल अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड इन द सेड रिटर्न इज नील। कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट किया पर नील रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो गया, इसलिए उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बोल दिया ठीक है आपने नील रिटर्न फाइल नहीं किया या लेट फाइल किया तो सर हम आपसे लेट फाइलिंग फी कुछ भी नहीं लेंगे, पर नील रिटर्न जरूर फाइल कर देना आप, ठीक है? चलिए सर, रिफंड अंडर जीएसटी पढ़ा चुका क्या आप बोलोगे क्या पढ़ा चुका भाई? पहले ये प्रोविजन था क्या? रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड इफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो इस पॉइंट को काट दिया तो कुछ हटा नहीं पॉइंट, यहां पे नया पॉइंट ऐड कर दिया जो हम ऑलरेडी आगे पढ़ चुके बेटा। सेक्शन 54 सब सेक्शन 15 ऐड किया, जो आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन में 15 में ऐड हुआ था बेटा, वही पॉइंट यहां पे भी ऐड किया बेटा। क्या ऐड किया कि सर अगर आप, अच्छा पहले केवल गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया लिखा था, अभी जीरो रेटेड सप्लाई लिख दिया, मतलब एक्सपोर्ट हो या एसईजेड को सप्लाई किया हो। अगर आपने कोई गुड्स जीरो रेटेड सप्लाई किया है और उसके सप्लाई पर अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्चुअली एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है बेटा, तो ऐसे केस में उस गुड्स के जीरो रेटेड सप्लाई पे अगर आपने आईजीएसटी पे किया तो आईजीएसटी का रिफंड भी नहीं मिलेगा। अगर आपने आईजीएसटी पे नहीं किया, एलयूटी या बॉन्ड साइन किया, तो उसके अंदर काम आने वाले इनपुट सर्विस के आईटीसी का रिफंड भी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर? ये पॉइंट यहां पे ऐड कर दिया। तो पहले केवल अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी के रिफंड के लिए मना किया था, अब आईजीएसटी के रिफंड के लिए भी मना कर दिया बेटा। तो ये पॉइंट यहां से काटा, मतलब ये नहीं कि रिफंड अलाउ कर दिया है, रिफंड अलाउ नहीं किया है, आईजीएसटी के रिफंड भी मना कर दिया बेटा। वही पॉइंट जो हमने ऊपर पढ़ा वो यहां पे रिपीट हुआ है, पढ़ लीजिए फिर भी। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स shall be allowed where
जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स इज सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, चलिए। अच्छा, आगे भी एक सर्कुलर था और वहां पे ये पॉइंट रिपीट हो रहा था, तो वापस अगेन ये पॉइंट रिपीट हुआ, ये रहा ये टॉपिक रिफंड अंडर जीएसटी। इस टॉपिक के अंदर सर ये पॉइंट यहां रिपीट हो रहा था, मैंने ये पॉइंट वापस रिपीट कर दिया बेटा आपके लिए। ठीक है, यही पॉइंट हमने अभी जो पढ़ा वो यहां पे लिखा। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर था बेटा, उसको भी मैंने मॉडिफाई कर दिया। सर्कुलर में क्या लिखा था कि अगर आपने जो गुड्स एक्सपोर्ट किया है उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती तो है, पर उसको एग्जिम्ड किया हुआ है या नील रेट है बेटा, इट मींस एक्चुअल एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रहा ना यार। ऑल्दो गुड्स शेड्यूल 2 ऑफ कस्टम्स में कवर है, पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रहा, तो ऐसे केस में ये रेस्ट्रिक्शन भी अप्लाई नहीं होगी और ऐसे केस में आपको रिफंड मिलेगा। कुल मिला के जिन पे एक्चुअली एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहा है उनके एक्सपोर्ट करने पे या जीरो रेट सप्लाई पे ना आईजीएसटी का रिफंड मिलेगा, नहीं आपको अनप्लेस बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड मिलेगा। दैट्स इट। तो मैंने सर्कुलर की लैंग्वेज भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर दी। दैट्स इट, नथिंग एल्स। आओ बच्चों, ये 74A रेफर कर दिया बेटा, नथिंग एल्स। ये असेसमेंट एंड ऑडिट वाला चैप्टर जो है उसमें अगेन 74A रेफर किया, यहां 74A रेफर किया। अरे हाँ है ना, अगले 5 से पेज तो आपको ऐसे ही मिलने वाला है बेटा। फिर देखिए अगेन 74A रेफर किया, जहां जहां सेक्शन नंबर 73 74 आ रहा है 74A रेफर किया। फिर देखिए और 74A रेफर किया। फिर ऑडिट वाले सेक्शन में अगेन आपको मिल जाएगा क्या, 74A रेफर किया। हाँ है ना, बढ़ाना कॉन्फिडेंस अभी आपका सर। फिर आपको देखिए अगेन यहाँ पे भी 74A रेफर किया बेटा। अरे क्लियर। तो पूरी बुक के अंदर जैसे स्पेशल ऑडिट था सेक्शन नंबर 66, जहां जहां सेक्शन नंबर 73 और 74 रेफर करने की बात आई थी, अब सिंस वो फाइनेंशियल 24-25 ऑनवर्ड्स 74A से रिप्लेस हो गया इसलिए और 74A का रेफरेंस दे दिया हर जगह बेटा। ये देखिए बेटा, हाँ है ना भाई। सेक्शन नंबर ये आपका ऑडिट ऑफ अकाउंट सेक्शन 36 बेटा, ठीक है, सॉरी फेलियर टू मेंटेन अकाउंट्स, उसके केस में भी 73 74 रेफर कर दिया बेटा 35 सेक्शन के अंदर बेटा। क्लियर सर। आइए मालिक, इंस्पेक्शन सर्च सीजर, इसमें जो समन वाला सेक्शन था बेटा, कौन सा मालिक, समन। ये क्या बोलता है बेटा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पर्सन सो समन। पहले समन इश्यू क्या मतलब, बुलावा आया है, डिपार्टमेंट ने बुलाया है और जाना ही पड़ता था, और उसी पर्सन को जाना पड़ता था जिसको बुलाया है, जो प्रैक्टिकली सही नहीं था। पहले ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट अलाउड टू अपीयर टू द डिपार्टमेंट इन केस ऑफ समन्स which was not ethical, which was not correct। तो अभी लॉ को इंप्रूव कर दिया है। एंड यस सर, अभी अगर आपको समन इश्यू किया तो आप अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हो। ये इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट हुआ, नथिंग एल्स। पढ़ लीजिए, यहां पढ़िए, पढ़े पहले। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट, proper officer may summon any person to appear before him and give evidence and produce documents or any other things। responsibility of such person क्या था बेटा, जिसको समन इश्यू किया है, all persons summoned shall be bound to attend। अब क्या लिखा, either in person or by an authorized representative, या तो खुद जाए या अपने AR को भेज दे बेटा, authorized representative को। as such officer may direct and the person so appearing shall state the truth during the examination, वो पहले भी था बेटा, or make statements and produce documents and such other things as may be required। that's it। तो एनालिसिस ऑफ अमेंडमेंट क्या बेटा, वेलकम स्टेप ऑफ द डिपार्टमेंट बेटा। ये now authorized representative is also enabled to appear on behalf of the summoned person before the proper officer in compliance of the summons issued by the said officer बेटा। क्लियर, डन। अच्छा, वेलकम स्टेप है बेटा। एंड प्रैक्टिकली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को हक होता है बेटा, जरूर थोड़े सीईओ ऑफ द कंपनी खुद जाए बेटा तो अपने एआर को भेज सकता है, ये हक दे दिया एसएससी को बेटा। आइए बच्चों, सर ईवे बिल, ईवे बिल के अंदर एक प्रोसीजर पॉइंट ऐड किया है कि यार अगर आप जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो, ध्यान रखना, उन्हीं के लिए पॉइंट ऐड किया बेटा कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर ईवी बिल इशू करना है तो उसके लिए पहले उसके पास एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, दैट्स इट, और उसके बाद ही वो ईवी बिल जनरेट कर पाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐड हुआ है, पर आपको मैं पहले ये कनेक्ट कराता हूं कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को ईवी बिल कब इशू करना पड़ता है। फर्स्ट सर याद करो, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है जब तक आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करता है। पर ऐसे लोगों को इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, मतलब 50,000 रुपए क्रॉस करे या ना करे, इनको ईवी बिल इशू करना कंपलसरी है। तो अब ये लोग तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं साहब, ईवी बिल कैसे इशू करेंगे? तो उसके लिए इनको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पे जाके। सेकंड,
अगर आप अनरजिस्टर्ड हो और मूवमेंट ऑफ द गुड्स करा रहे हो तो आपका ऑप्शन है, ऑल्दो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इश्यू द ईवी बिल, पर आपको अगर ईवी बिल जनरेट करना है आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एट योर ऑन ऑप्शन you want to generate the EV bill, how will you generate the EV bill if you are unregistered? तो ऐसे केस में अगेन आपको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा एंड देन you can generate the EV bill. That's it. पढ़ लो बेटा। अरे इजी लग रहा है ना, अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, मजा आ रहा है, पढ़ो। An unregistered person required to generate EV bill in form number GST EWB01 for interstate transfer of handicraft goods। देखो, इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो ईवी बिल इशू करना कंपलसरी है इररेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ गुड्स। ये तो हो गया जिनको कंपलसरी ईवी बिल। सेकंड, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू जनरेट ईवी बिल, मतलब ऑप्शन है ईवी बिल जनरेट करना तो कर वरना मत कर। अगर वो ऑप्शन ले रहा है ईवी बिल जनरेट करने का तो कैसे करेगा? और एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू जनरेट ईवी बिल इन फॉर्म नंबर GST EWB01 ऑन द कॉमन पोर्टल शैल सबमिट हिज डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल इन फॉर्म नंबर GST ENR, एनरोलमेंट का ENR शॉर्ट फॉर्म 03, एंड अपॉन वैलिडेशन ऑफ सच डिटेल्स सो फर्निश्ड अ यूनिक एनरोलमेंट नंबर शैल बी जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द सेड पर्सन, और वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर यूज करके ईवी बिल जनरेट कर सकता है। दैट्स इट। ठीक है, कोई खास बात नहीं सर एग्जामिनेशन के लिए। आइए मालिक सर, आ गया क्या सेक्शन नंबर 74A। छोटा सा सेक्शन है सर, मतलब सर आपने और हमने 73 और 74 शिद्दत से पढ़ा हुआ है सर। अब आ गया है क्या 74A, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन मुझे लगता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो सर यहां मैं चाहूंगा एक ब्रेक ले लेते बेटा, एंड आफ्टर द ब्रेक नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सर मैं आपको सेक्शन नंबर 74A पढ़ाऊंगा शिद्दत के साथ, और उसके बाद सर मजा ही मजा, माहौल ही माहौल बेटा। क्लियर? डन सर। तो यहां तक के अमेंडमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया है आप देख लीजिए। लास्ट के सर कई सारे अमेंडमेंट टाइम नहीं लगा बेटा, क्योंकि वो सेक्शन नंबर 73 74 जा था, 74A रेफर किया, और जो 74A रेफर किया है सर वो अगले लेक्चर से फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, सो दैट आपको सर जल्दी समझ में आए एंड माहौल बन जाए आपके एंड पर, क्योंकि उसका क्वेश्चन आना बहुत पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है सर उसे क्वेश्चन बनने की, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक होता है, आपको पता है। 73 74 भी अपने आप में बहुत हॉट टॉपिक था, 74A भी नया आ गया है सर, उनको रिप्लेस करते हुए नया सेक्शन आ गया है। क्या आया है पढ़ेंगे अगले सेशन में, मिलते हैं अगले सेशन में सर। भारत माता की जय। पर हाँ क्या लिखा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मजा आएगा आपको, माहौल के साथ पढ़ेंगे। पर यस, यहां तक जो हमने पढ़ा है प्लीज एक बार आपके इन पे जस्ट रीड कर लेना, मेरी गारंटी है जिस अप्रोच से जिस तरह से हमने पढ़ा है आपको जल्दी से रिवीजन हो जाएगा और आपके सारे अमेंडमेंट आपके इन पे कवर हो जाएंगे बेटा। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। डोंट मिस द 74A वाला सेशन, क्योंकि सर उसको अगर एक बार कनेक्ट करके पढ़ लिया जिस तरह से हम प्रैक्टिकली पढ़ते हैं तो बहुत ईजी लगेगा, मजा आएगा आपको। ओके, बाय बाय, थैंक यू।